CS, current chairman of Sonipat branch, to address the audience. Thank you, Pankaj bhai. Very good morning to all of you. सोनीपत ब्रांच के सभी मेंबर्स का आज बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के वेबिनार में। हम आज इंटरनेशनल एमएसएमई डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसकी थीम है सीए स्विफ्ट रेस्पोंडर्स टू एमएसएमई नीड्स, एंड आवर टुडे टॉपिक इज ब्रिजिंग क्रेडिट गैप ऑफ एमएसएमई, व्हिच विल बी लेड बाय सीए पंकज गोयल टुडे। हमारे आज के गेस्ट सीए श्वेत गुप्ता जी, सीनियर मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा रीजनल ऑफिस, एंड सीए सुमित सप्रा जी, चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक फिरोजाबाद से। इन दोनों का भी आज बहुत बहुत स्वागत है। सुमित जी तो आज लोकल सोनीपत से ही हैं, एंड ही इज आज उनका फर्स्ट सेलिब्रेशन है इन सोनीपत ब्रांच। तो वेलकम यू सुमित जी एंड वेलकम यू श्वेत जी। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम टू द होम, इनफैक्ट वी वुड से वेलकम टू द। और आज हम अपने फर्स्ट 3 न्यूज़लेटर्स को पब्लिश कर रहे हैं फॉर द ईयर 2021 एंड 22, मार्च 2021, अप्रैल 2021 एंड मई 2021। मैं सभी एडिटर्स का, अपनी मैनेजमेंट कमेटी टीम का और सभी का धन्यवाद करता हूं जिसमें हमें सहायता दी है पब्लिश करने के लिए, और सभी मेंबर्स का धन्यवाद जिन्होंने अपने आर्टिकल दिए हैं हमें हमारे न्यूज़लेटर में, और मैं आशा करता हूं आगे भी कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। और हो सकता है कि हमारे न्यूज़लेटर में कुछ टाइपिंग एरर और एनी अदर एरर कुछ रह गई हो, तो मैं बोलूंगा कि आप हमें जरूर बताएं, इंटीमेट करें कि जो शायद हम फ्यूचर जो पब्लिकेशंस हमारी रिलीज होनी है हम उसमें ठीक कर पाएं। और जैसा कि आप सबको पता है कि अब हमारा 1 जुलाई को 73rd चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे आ रहा है, तो उसके लिए ब्रांच ने काफी सारी तैयारियां कर ली हैं। जैसे कि हम अभी डिसाइड कर रहे हैं, मतलब इन प्रोसेस है, हो सकता है कि हम आपको आज या कल तक पूरी इंफॉर्मेशन दे देंगे। ट्री प्लांटेशन एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन, किट डिस्ट्रीब्यूशन, स्वच्छ भारत अभियान, इंडोर गेम्स एंड मेनी अदर एक्टिविटीज आर ऑल्सो देयर इन दिस। तो वो आपको आज या कल तक आप तक पूरी पहुंच जाएंगी। एंड वो तो हम बता ही चुके हैं कि हमारा 4 जुलाई को ब्लड डोनेशन कैंप है एट रोटरी सोनीपत सिटी एंड ब्लड डोनेशन सेंटर एट ओमेक्स सिटी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, जिसने नहीं करा वो काइंडली रजिस्ट्रेशन कर ले, सो दैट वो भी एक सक्सेसफुल बन सके। थैंक यू। Thank you, Saras bhai. Thank you for this wonderful introduction. So now we are having Sumit Sapra ji and Shwet Gupta ji. So would request both of them to start their session, as both of them are bankers and both of them hold really good position at different banks. So would request both of them to guide us and to guide the chartered accountant who can be, bridge between banks, bridge between funds which is required to the MSME. So over to you, Sumit ji and Shwet ji. Thank you so much. Good morning all. Good morning Pankaj ji, and good morning Sumit ji, good morning Saras ji, and all the respected members. Very good morning to all of you, and I would like to first wish you on this congratulations on this occasion of International MSME Day, and also wanted to thank to the Sonipat NIRC team for giving us the opportunity to be a part of this session and to just give the overview about the MSME and share our experience with you. With me, Shri Sumit ji will also be there. He will be guiding us and providing us all the details about MSMEs. So Sumit ji, welcome. मैं सुमित, मेरा 7 years का एक्सपीरियंस है पीएनबी के साथ, और मैं नवंबर 2011 क्वालिफाइड हूँ। तो मैंने मैनेजर ज्वाइन करा था, अब मैं चीफ मैनेजर हूँ यहाँ पे। आई कांग्रेचुलेट ऑल की एमएसएमई डे के इस मौके पर हम एक ऐसा कर रहे हैं जो कि बैंकर और एमएसएमई के बीच में जो गैप है वो हम कम कर सके या मिटा सके। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं कि इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, जो कि हमारे क्लाइंट्स के थ्रू, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ के थ्रू हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले एमएसएमई क्या है, एमएसएमई की जरूरत क्या है और एमएसएमई इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो उसका एक स्क्रीन शेयर करा हुआ है जो मैं बता देता हूँ आपको। गवर्नमेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि जो छोटे से बड़ा बनता है वही आगे सक्सेसफुल बनता है। तो एक छोटा एंटरप्रेन्योर जो कि एक एमएसएमई कहलाते हैं, वो बहुत बड़े हैं देश में।
वही बड़े बनते हैं, कोई भी सीधा सा ही बड़ा बिजनेस नहीं चलाता। तो इसलिए एमएसएमई एक क्या है, एमएसएमई इज पावरफुल इंजन जो हमारी कंट्री को लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट देता है, एक एडमायरेबल इनोवेटिव अडेप्टेबिलिटी फर्म है जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एरिया में कॉम्पीट कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, छोटे छोटे जगहों में कर रहा है, इकोनॉमी वहाँ की रिवाइव कर रहा है, रूरल एरिया हो, बैकवर्ड एरिया हो, अर्बन एरिया हो, सब जगह एमएसएमई छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स अवेलेबल हैं जो कि एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं। तो yes, बिल्कुल सुमित जी। एक बहुत बड़ा एरिया है एमएसएमई का सेक्टर, जो कि बैंक के लिए और इकोनॉमी के लिए बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो एमएसएमई कौन होते हैं, जो कि अब डेफिनेशंस चेंज हुई हैं फ्रॉम 1st of 7, 2020। थोड़ा सा मैं सुमित जी थोड़ा सा इसमें ओवरव्यू में थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाहूंगा, उसके बाद हम डेफिनेशंस के तरफ चलेंगे। जैसा कि सुमित जी ने बताया कि एमएसएमई प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो इसको हम थोड़ा सा फैक्ट और फिगर के साथ भी थोड़ा सा आपके साथ शेयर करता हूं कि इंडिया में एमएसएमई इज प्रोवाइडिंग अराउंड 11 करोड़ पीपल्स को वो एम्प्लॉयमेंट देता है। MSME अकाउंट्स फॉर 29% ऑफ द जीडीपी। और आप सब जानते हैं कि एक्सपोर्ट्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज की डेट में, एंड अवर MSME सेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर ऑलमोस्ट मोर देन 40% ऑफ द एक्सपोर्ट्स। तो जो ये 3 पैरामीटर्स हैं, इन 3 पैरामीटर्स में MSME हमारे इंडिया की ग्रोथ को एज अ बैकबोन बन के प्रोवाइड करता है, ग्रोथ के लिए आगे बढ़ाता है। प्लस एक एमएसएमई जो सेक्टर है, जैसा कि सुमित जी ने बताया कि ये स्मॉल अनऑर्गेनाइज सेक्टर से पार्ट बना हुआ है, छोटे छोटे लोगों से। सो आई जस्ट वांट टू से एंड ऐड दैट कि अगर हम एमएसएमई के पार्ट्स को 3 पार्ट में डिस्क्राइब करें, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम सेक्टर में, तो माइक्रो सेक्टर ऑलमोस्ट अकाउंट्स फॉर 99%। जो छोटे छोटा यूनिट्स हैं अपने पास, वो 99% अकाउंट करती हैं, जबकि स्मॉल सेगमेंट ऑफ यूनिट्स खाली 0.7% अकाउंट करती है, एंड मीडियम इंटरप्राइजेस खाली 0.3% अकाउंट करती है। तो मोस्टली ये जो सेक्टर है वो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, बट इसका जो रोल है फॉर एमएसएमई फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री इज वेरी वेरी वास्ट। तो इसीलिए गवर्नमेंट हमेशा कुछ ना कुछ कोशिश करती रहती है, बिकॉज अगर हम यहाँ पर बात करें रजिस्टर्ड यूनिट्स की, तो एमएसएमई ऑलमोस्ट ओनली 30% यूनिट्स इन एमएसएमई आर रजिस्टर्ड एंड ऑल द अदर यूनिट्स आर unregistered. So this sector accounts for most of unorganized sector. तो इसको ग्रोथ कराने के लिए, इसकी अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे पैरामीटर सोच रही है, एंड दे ऑल्सो वांटेड कि ये जो है फर्म्स हमारे साथ रजिस्टर हो, एसोसिएट हो और बिजनेस को ग्रो करें। तो इसके लिए गवर्नमेंट इज हैव थॉट अ वेरी गुड प्रोसेस। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को इनलार्ज किया, जिसके बारे में सुमित जी अब आपको बताएंगे, द रिवाइज डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। सुमित जी, डेफिनेशन के लिए आप थोड़ा सा एनलाइट करें सबको। स्क्रीन दिख रही है सबको सर? स्क्रीन दिख रही है ना? ओके। 3 कैटेगरी में एमएसएमई को डिवाइड करा गया है। एक है माइक्रो एंटरप्राइजेस, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड इक्विपमेंट और मशीनरी 1 करोड़ से ऊपर नहीं होगी, एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 5 करोड़। फिर है स्मॉल एंटरप्राइजेस, जिसमें प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में आपकी इन्वेस्टमेंट does not exceed 10 crores and turnover does not exceed 50 crores. Medium enterprises, जिसमें investment in plant and machinery does not exceed 50 crores and turnover does not exceed 250 crores. Basically ये turnover और investment plant and machinery दोनों का अगर एंड वाला पार्ट है, मतलब दोनों अगर सेटिस्फाई करोगे तभी आप एमएसएमई की डेफिनेशन में आ सकते हो। अब टर्नओवर का मतलब क्या है? टर्नओवर में जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज आउटपुट दे रहे हो, उसमें आपके एक्सपोर्ट वाला पार्ट इंक्लूड नहीं होगा। तो बेसिकली क्या, गवर्नमेंट ने भी यही बोला है कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो बहुत ज्यादा और आपकी किसी भी रीजन से टर्नओवर इन पैरामीटर से इंक्रीज हो जाती है, तब भी आप एमएसएमई के लिए फॉल आउट करोगे और इसके बेनिफिट्स उठा सकोगे। दूसरा, जो इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी है और इक्विपमेंट है, उसकी वैल्यू कैसे आएगी? तो WDV ऑफ इनकम टैक्स फॉर अ फाइनेंशियल ईयर आप लोगे, नॉट अ ग्रॉस वैल्यू। पहले क्या होता था, ग्रॉस वैल्यू पे लेके चलते थे, उसकी वजह से बहुत सारी एंटरप्राइजेस एमएसएमई का जो क्लासिफिकेशन है वो ही लूज आउट कर जाती थी। तो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली कोविड के टाइम पे ही बहुत बड़ी चीजें एमएसएमई के लिए लाए और ये डेफिनेशन बहुत ही वास्ट कर दी गई है।
और अगर आपको एमएसएमई बनना है तो आपको क्या चाहिए, आपको एक, जैसे आप नॉर्मल इंडिविजुअल को इनकम टैक्स पे बनना है तो उसको पैन चाहिए, वैसे ही आपको एमएसएमई बनना है तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन चाहिए। अब मोस्टली मेरे को लगता है कि बहुत सारे क्लाइंट्स आपके पास आते होंगे, वो कहते होंगे हमारे को उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना है, हमारा बैंक मांग रहा है। तो वो उद्यम रजिस्ट्रेशन जस्ट यही है कि आपको एमएसएमई का एक बेनिफिट लेने के लिए आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना है। उद्यम रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पे जाना है, एमएसएमई आप सर्च करोगे, एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, वहां पर नॉर्मल आपकी इन्वेस्ट ब्रीफ केवाईसी आएगी, आपके बिजनेस के बारे में बताया जाएगा, फिर आपकी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कितनी है, आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो, वो सब आपको डाल के उसके बाद आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा जो कि आपको एक बैंकर को सबमिट करना है। तो ये उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में थोड़ा सा एड अपॉन करना चाहूंगा कि उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आप जो भी अपने एमएसएमई क्लाइंट्स भी हैं उनको थोड़ा सा प्रायोरिटी पे आपको बताना ये बहुत जरूरी है, बिकॉज बैंक की स्पेसिफिक गाइडलाइंस आ गई है। पीएनबी में भी यही गाइडलाइंस होगी, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी यही गाइडलाइंस है कि कोई अगर यूनिट अपने आप को एमएसएमई का स्टेटस लेना चाहती है एज ऑन डेट, तो दे शुड हैव एन उद्योग आधार नंबर, एंड दैट उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर वाज actually has to be obtained by the units by 31st March 21, बट अभी सब यूनिट्स ने नहीं लिया है तो उसको थोड़ा सा डेट को एक्सटेंड किया है बैंक्स ने, बट दैट हैज टू बी फीडेड इनटू द सिस्टम। आई थिंक सुमित जी आपके यहाँ भी सिस्टम में फीड करना होगा इस, है ना। एंड आप सबको थोड़ा सा बता दूं कि एमएसएमई यूनिट्स को बेसिकली जो एक एडवांटेज गवर्नमेंट ने दिया है या बैंक्स दे रहे हैं सबके, कि रेपो रेट से लिंक्ड है। अगर आप कॉर्पोरेट प्राइसिंग की बात करेंगे तो अगर आप एमएसएमई यूनिट से ऊपर चले जाते हैं तो कॉर्पोरेट में आ जाते हैं, वहां पर ज्यादातर प्राइसिंग आपकी मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट से लिंक्ड है, विच इज जनरली हायर देन द रेपो रेट। वो हर बैंक का रेपो रेट कम है, तो उसका बेनिफिट आपको जब भी मिल पाएगा जब एक आप एमएसएमई यूनिट्स के कैटेगरी में आते हैं। और ये सुमित जी बहुत अच्छा प्रोसेस है, इजी प्रोसेस है, प्लस इसमें जो मैंने स्टडी करा ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी है आई थिंक ये रजिस्ट्रेशन। तो आप लोगों को अपने हर क्लाइंट्स को भी, या अगर खुद भी एमएसएमई यूनिट्स के आप चलाते हैं तो यू शुड ऑब्टेन दिस, बिकॉज बैंक के लिए बैंक ने अब इस चीज को कंपल्शन कर दिया है और ये बहुत ही अच्छी चीज है। आपके क्लासिफिकेशन पे कोई डाउट नहीं रहेगा, क्लियरली उद्यम रजिस्ट्रेशन बताएगा कि आप माइक्रो हैं, स्मॉल है या मीडियम है, और जितना जिस लेवल आप कम पे होंगे उतनी ज्यादा प्राइसिंग का बेनिफिट होता है। माइक्रो यूनिट की नॉर्मली प्राइसिंग स्मॉल से कम होती है, मीडियम एंटरप्राइजेस से कम स्मॉल की होती है, तो आपको इन सब का बेनिफिट लेना चाहिए, है ना। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन इज वन ऑफ द इफेक्टिव टूल। और डेफिनेशन पर से एक चीज और थोड़ा ऐड करूंगा कि जो ये कैटेगरीज हैं, पहले लास्ट टाइम सिर्फ एक प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे ही कैटेगरीज होती थी, और मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस यूनिट जो थे देवर गिवन अ सेपरेट स्टेटस एज पर देयर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। तो उसको थोड़ा सा इजी करने के लिए गवर्नमेंट हैज डिस्पेंस्ड विद दिस पर्टिकुलर डिफरेंस, एंड नाउ डेफिनेशन हैज बीन मेड सेम फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस यूनिट्स। तो बहुत ज्यादा बेनिफिट दिया है गवर्नमेंट ने। तो सब लोग उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर लें, आप गाइड करो, इनफैक्ट आप लोग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हम प्रोवाइड करवाएं अपने क्लाइंट्स को, जिससे कि ये उसका बेनिफिट ले सकें। तो ये है बेसिकली इसकी डेफिनेशन। सुमित जी आप जीसीएल के बारे में बता रहे थे। हाँ जी सर। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा बेनिफिट्स के बारे में बताता हूँ कि कोविड-19 जब आया तो कोविड-19 हैज एक्चुअली कम अप विद अ ग्रेट स्ट्रेस टू स्पेसिफिकली टू द एमएसएमई सेक्टर्स, बिकॉज एमएसएमई सेक्टर्स की जो स्मॉल यूनिट्स हैं, माइक्रो यूनिट्स हैं, जो छोटी जगह में चलती हैं, वहां पर लेबर इश्यूज हो गए, अगर लेबर मूव कर गई तो उन यूनिट्स को चलाने में नेचुरली दिक्कत रही, प्लस सप्लाई चेन फाइनेंस, इनका सप्लाई चेन इतनी स्ट्रांग नहीं होती छोटी यूनिट्स की कि इजी ट्रांजिशंस को मूव करा जाए, तो नेचुरली डेटर्स भी जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े डेटर्स नहीं होते हैं, तो दे हैव फेस्ड अ प्रॉब्लम ऑफ लिक्विडिटी इश्यूज। और इस लिक्विडिटी इश्यूज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट हैज कम अप विद वेरियस मेजर्स जिससे दे कुड अपलिफ्ट द एमएसएमई सेक्टर, एंड नेचुरली उसका बेनिफिट दिया भी है। तो उसमें एक स्कीम थी, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, विच इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in order to provide the liquidity to the MSME units, where basically आपको 20% of your outstanding as on February 2020 में आपका जितना outstanding था उसका 20% amount will be given in the form of additional working capital term loan, which will be treated as a part of your liquidity के लिए ही working capital का part होगा, and that amount is actually being given for a proper functioning. इसके लिए गवर्नमेंट ने कोई आपसे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं मांगी, and they have even provided 100% coverage in the form of NCGTC cover,
एंड बैंक्स ने भी काफी कोशिश करी है इस तरीके के फंड को देने के लिए, सो दैट कि जो भी लिक्विडिटी इश्यूज एमएसएमई यूनिट्स ने फेस करे हैं और उससे बाहर आ सकें। तो ये स्कीम पहले तो एक्सटेंड होती रही। इट वाज लास्ट अप टू 30 जून तक थी, जिसको दोबारा गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके 30 सितंबर कर दिया। क्लाइंट्स हैं जो थोड़ा बहुत जेन्युइन लिक्विडिटी का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और इन्होंने अभी इस तरीके की स्कीम को नहीं लिया है, तो ये स्कीम हर बैंक में कॉमन है। जो स्कीम बैंक ऑफ बड़ौदा में है वो सेम स्कीम पीएनबी में भी है। तो आप किसी भी बैंक में जाके इसका बेनिफिट ले सकते हैं और इससे आप अपनी लिक्विडिटी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इट इज इन द फॉर्म ऑफ टर्म लोन, जिसमें आपको 1 साल का मोरेटोरियम मिलेगा और उसके अलावा नई स्कीम के हिसाब से आप इसका टेनर पहले 4 साल का था, जिससे बढ़ा के 5 साल कर दिया गया है। सो यस सर, तो you will be getting a tenure of 5 years for paying this 20% loan। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, आप सबको गाइड करें और एमएसएमई के लिए सबसे अच्छा है। मोस्टली एमएसएमईज ने इसको यूटिलाइज किया है। आई थिंक सुमित जी पीएनबी में भी काफी लोगों ने इसको यूटिलाइज किया होगा। प्रोबेबली 90 to 95% लोगों ने लिया है, जिनको नहीं भी जरूरत थी उन्होंने भी लिया है। बिल्कुल एटलीस्ट आप फंड अपने पास रख सकते हैं, आपको जब जरूरत पड़े आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज इसका टेनर ऑफ रीपेमेंट बहुत लॉन्ग है। तो प्लीज आप एडवाइस करें अपने कस्टमर्स को, बिकॉज इट इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ फंड और अ ब्रिजिंग ऑफ गैप का एक ये सोर्स है आज के टाइम में, कोविड स्ट्रेस के टाइम में, जिससे कि फंड्स की इजी अवेलेबिलिटी है एंड कोई भी बैंक आपको इसके लिए डिनाई नहीं करेगा। और इसमें कोई आजा फाइट भी नहीं है, ऐसा कोई नॉर्मल फाइट भी नहीं है कि आपको जब नॉर्मल आप कहीं बैंक में जाते हो तो आपको एक फाइट करना पड़ता है अपने प्रपोजल्स के लिए। इसमें ऐसा कोई फाइट नहीं होगा आपको। अगर आप अप्लाई करते हो तो मोस्टली 2 या 3 दिन में आपको ये फंड अवेलेबल करा दिया जाता है। बिकॉज इसमें जो बैंकर के लिए वो रिस्क जीरो है। जब रिस्क जीरो है तो बैंकर खुल के काम करता है। बिल्कुल सिर्फ और इसमें एक कंडीशन गवर्नमेंट ने जो रखी है वो यही कि अकाउंट शुड नॉट बी क्लासिफाइड एज SMA2। नेचुरली उस समय 29 फरवरी की डेट है, तो उस समय कोविड नहीं आया था। तो गवर्नमेंट का यही कहना है कि एटलीस्ट यूनिट उस समय ऑपरेशनल होनी चाहिए और स्ट्रेस में ना हो ज्यादा। इनफैक्ट SMA1 तक को अलाउड कर दिया है, तो ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव है और हर बैंकर इसे इजीली आपको प्रोवाइड करवा देता है। और जो इसका ROI है मोस्टली RLR लिंक्ड है। RLR लिंक्ड प्लस 50 पैसा 80 पैसा ऐसे रेशियो है। आपकी रेटिंग जो इंटरनल रेटिंग होती है बैंक के साथ, उसके साथ लिंक्ड नहीं है। तो आपको एक चीपर सोर्स ऑफ फंड मिल रहा है आपके क्लाइंट के लिए। यस इसमें हमारे बैंक ने तो इसकी प्राइसिंग सिंपल सेम प्राइसिंग 7.5% की रख रखी है। बेसिकली रेपो रेट प्लस 0.5 to 1% का स्प्रेड था, बट बैंक ने और ज्यादा थोड़ा ईज करने के लिए इसकी प्राइसिंग 7.5 रखी है। तो ज्यादातर कस्टमर ने इसने अवेल किया, क्योंकि अगर हम इंटरनल रेटिंग बेस्ड या कुछ निकालेंगे तो प्राइसिंग अराउंड 8% आती ही है। तो आप इस फंड को यूज करके चाहे अपनी सीसी लिमिट को भी कम करना चाहें तो आप कम कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट ऑफ फंड को भी रिड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ था, GCL लेने के बाद भी जब सेकेंड वेव ऑफ कोविड आई थी तो उसके बाद भी MSME यूनिट्स की बहुत हालत खराब हुई थी, क्योंकि लॉकडाउन रहा था मेजर स्टेट्स में और आपको काम करने की इतना, अगर काम कर भी रहे हो तो आपके पास कस्टमर ही नहीं है। जब कस्टमर नहीं है तो आप बेचोगे किसको? अब बंदा प्रोडक्शन करे फिर बिके ना, फिर वो विशेष साइकिल में फंस जाता है। तो उसी के लिए फिर गवर्नमेंट ने एक वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंस करी थी, जो कि रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2 है। इसमें क्या था कि अगर आपका 31 मार्च 2021 को अकाउंट स्टैंडर्ड है और आप GST रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है आपने और आपका टर्नओवर से कोई लिंक नहीं है, इसमें बेसिकली जो आपका एक्सपोजर है बैंक से वो पहले 25 करोड़ था, अब वो 50 करोड़ कर दिया है, तो आप इलिजिबल हो जाते हो वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। और ये वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग अप टू 30 सितंबर 2021 तक आप ले सकते हो। मतलब बेसिकली इन्वोकेशन करना है इसका, और इन्वोकेशन के बाद 90 डेज का टाइम है आपके पास इसको अप्लाई करने के लिए। तो इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। रिस्ट्रक्चरिंग में 4-5 डेट्स होती हैं, जो कि अभी मैं बताता हूँ। एक होती है रेफरेंस डेट, जिस टाइम पे आप रिस्ट्रक्चरिंग को एक पर्टिकुलर डेट लेके आप अप्लाई करते हो। जैसे इसमें 31 मार्च 2021 एक रेफरेंस डेट है। फिर है इन्वोकेशन डेट, जब आप उस पैकेज को यूज करने के लिए आप अप्लाई करते हो बैंक के पास, वो आपकी डेट ऑफ इन्वोकेशन है। टाइमलाइन की इन्वोकेशन के बाद कितने दिन के टाइमलाइन में आप अपने रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को करवा सकते हो।
तो उसके लिए Yes, 90 डेज का टाइम लेना, मतलब 3 मंथ्स का टाइम सफिशिएंट टू गेट इट प्लान रिजॉल्व्ड। yes sir, और इसमें क्या क्या होगा, जी जो आपका टर्म लोन है वो मैक्सिमम अप टू 10 इयर्स तक आप एक्सटेंड कर सकते हो फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल सैंक्शन। जैसे yes, किसी का 5 इयर्स हो चुका है टर्म लोन का और 2 साल रहते हैं, तो अगले 3 साल तक उसको टर्म लोन को रीशेड्यूल करा सकता है, ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो उस टर्म लोन को रीपे करने के लिए, उसको एक सफिशिएंट लिक्विडिटी मिलती रहे। फिर आपके कोई सीसी लिमिट है, तो सीसी लिमिट में अगर आपके पास डीपी नहीं है बट आपकी इरेगुलरिटी बन जाती है वो, तो आप उस डिफरेंस वाले अमाउंट को, जो आपकी इरेगुलरिटी बनती है, आप उसको WCTL के फॉर्म में ले सकते हो। फिर जो आपके पास सीसी है और ओवर ड्यू है और आप इंटरेस्ट पे करने के लिए कैपेबल ही नहीं हो रहे, तो आप उस इंटरेस्ट वाले पार्ट को FITL में कन्वर्ट करा सकते हैं। और अगर आपकी हालत बहुत ही खराब है, मतलब बेसिकली क्लाइंट की हालत बहुत ही खराब है, तो वो क्या करेगा, एक एडिशनल टर्म लोन और एग्रीजन WCTL फॉर्म में बैंक उसको फंडिंग कर रहा है, पर वो अप टू 10% ऑफ द लिमिट कर रहा है। इस स्कीम में सर थोड़ा सा और मैं एक चीज ऐड कर देता हूं। इस स्कीम का प्राइम जो एक क्राइटेरिया वो ये रहेगा कि यूनिट शुड बी ऑपरेशनल। जो RBI ने कहा है कि यूनिट में ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट वो थोड़ी ऑपरेशनल होनी चाहिए, जिससे वो आगे आज की डेट में रीस्ट्रक्चरिंग करके भी एटलीस्ट वो अपने आप को स्टेबल कर ले फॉर द फ्यूचर टाइम। ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इसका बेनिफिट दिया जा रहा है, जिससे कि वो आज की डेट में अगर कैपेबल नहीं है रीपेमेंट के लिए तो, but their intention is that they want to run the business and they are running the business, so this scheme is very much successful for them and they can go with this scheme because आपके जो immediate dues हैं, चाहे वो CC का इंटरेस्ट हो, जिसे आप FITL में कन्वर्ट करके उसमें भी आप मोराटोरियम ले सकते हैं and you can pay it up to the 3 years period and WCTL आपको एडिशनल भी प्रोवाइड करवाया जा सकता है एज पर यूर रिक्वायरमेंट। तो गवर्नमेंट का ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आप इसको यूटिलाइज करके, पर्टिकुलरली अगर आप यूनिट को रन कर रहे हैं और थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है और अच्छा रन कर सकते हैं, तो यू कैन गो विद दिस। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इफेक्टिव टूल। और आज की रेट में बैंक्स का एज ऑन डेट, बिकॉज जो सेकंड कोविड की वेव आई है उसके बाद रीस्ट्रक्चरिंग पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। तो आपके यहाँ भी सुमित जी PNB में भी इसके ऊपर ज्यादा फोकस होगा रीस्ट्रक्चरिंग का, बिकॉज BGCLS तो ऑलमोस्ट ले ही लिया है सब लोगों ने। देखो, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैलेंस शीट पे ही डील करते हैं, तो नोबडी हाँ, वांट्स कि उसकी बैलेंस शीट खराब हो, इवन बैंक्स एंड गवर्नमेंट डजंट वांट कि एक यस यस यस, मतलब बेसिकली ये तो पेंडेमिक था, तो इसकी वजह से अगर कोई अकाउंट खराब हो रहा है तो दैट, और उसके बाद भी गवर्नमेंट इतने सारे मेजर्स ले रहा है, उसके बाद भी खराब हो रहा है, तो इट डजंट बिल्कुल लुक गुड एंड आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट करता है। तो नोबडी वांट्स कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी हिट करे, तो इसलिए बिल्कुल। गवर्नमेंट ने भी मेजर्स निकाले हैं। और ये बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है आज की डेट में, तभी वो पहले उठाया गया है। यस यस यस, इसलिए उठाया गया है। आप अगर बैंक्स में आके देखेंगे, किसी बैंक में आप जाएं, कोई MSME यूनिट जहां पर फंडेड अकाउंट्स हैं, तो वो आज की डेट में आपको मोस्टली सब रीस्ट्रक्चर में ही लगे मिलेंगे। इनफैक्ट हो सकता है आज और कल भी बहुत सारी बैंक की ब्रांचेस आपको खुली मिले, बिकॉज इसकी टाइमलाइन बहुत कम है और ये आज की डेट में बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। तो ये दो एक ऐसे पैरामीटर्स थे स्पेसिफिकली जो अभी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हैं और गवर्नमेंट का एज अ पार्ट था, और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव टूल्स भी रहे हैं MSME के लिए। उसके अलावा एक दो टूल्स और मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ ब्रीफ में, हालांकि उनमें बहुत ज्यादा। वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग में हाँ, जैसे अगर आपका 31 मार्च 2021 को स्टैंडर्ड अकाउंट था और आप अभी 2 महीने में ही आपका अकाउंट स्लिप कर गया है NPA में, आप तो भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, यस बट यस, अब इसमें एक वो है कि जो आपकी क्लासिफिकेशन है, बैंक तो उसको स्टैंडर्ड एसेट ट्रीट करेगा, बट उसको रिपोर्ट एज स्टैंडर्ड एंड रिस्ट्रक्चर्ड एसेट ट्रीट दिखाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बट वो NPA दिखने से ज्यादा बेटर है कि आप स्टैंडर्ड रिस्ट्रक्चर्ड दिखो, NPA दिखने से बेटर। बिकॉज बैंक को भी इसमें बेनिफिट है, क्योंकि बैंक को एडिशनल प्रोविजनिंग 10% की करनी पड़ती है इन केस ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। बट अगर आपका अकाउंट NPA होता है फॉर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड एडवांसेस, तो स्ट्रेट अवे उनको 15 और 25% की प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, जो कि बैंक्स के लिए यूजफुल नहीं है ना। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसका आप यूटिलाइज कराएं अगर अल्टीमेट स्ट्रेस में है तो। बिकॉज ऐसा है, कई बार कोई कस्टमर का कॉल आ जाता है, वो पूछते हैं सर हम रीस्ट्रक्चरिंग करा ले, हमने सुनने में आया है रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। तो ऐसा नहीं है, बट हाँ, जो जेन्युइन स्ट्रेस में है और आगे अच्छा काम करना चाहते हैं, तो उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को भी वो रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाएं। एंड बैंक्स जो है इस चीज में बहुत फोकस और प्रॉम्प्टली इस काम को कर रहे हैं, तो आप आ सकते हैं। उसके अलावा 2-3 स्कीम्स और करी थी लॉन्च, जिसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है, बिकॉज ये ज्यादातर स्टैंडर्ड बोरोवर्स के लिए थी।
एक सबऑर्डिनेट डेट की स्कीम आई थी, जिसे CGSSD के नाम से भी कहते हैं गवर्नमेंट की, जिसमें बेसिकली अगर हमारा एनपीए बोरोवर है, अगर वो एनपीए बोरोवर है, तो उसको गवर्नमेंट ने कहा है कि इन द फॉर्म ऑफ पर्सनल लोन टू द प्रमोटर्स फंड किया जाएगा, जिसमें 15% ऑफ इट्स बैंक बोरोइंग्स और उस बैंक का स्टेक और मैक्सिमम अप टू ₹75 लाख तक प्रमोटर को पैसा दिया जाएगा, जिससे प्रमोटर एज अ पर्सनल लोन उसको पे करेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑफ 10 ईयर्स, बट वो पैसा ही कैन पुट इनटू द बिजनेस और बिजनेस को रन करने के लिए करेगा। तो ये एक स्कीम भी गवर्नमेंट ने दी थी, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव तो नहीं रही, बिकॉज एनपीए बोरोवर्स में एक बार चीजें स्टार्ट हो जाती हैं तो फिर सरफेसी एंड एवरीवन चलता है। बट हाँ, जिनको इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना है उन्होंने लिया है। आपके बैंक में कैसी रही सर ये स्कीम? मेरे को आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ पर 1 करोड़ एंड अबव ही डील हो रहा है। हाँ, तो मैं ये ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं रही है, बट गवर्नमेंट ने अराउंड 20,000 करोड़ इसमें था कि दे वुड गिव देयर द फंड्स इन सच, एंड ये भी CGTMSE में कवर होता है, जिसकी CGTMSE में कवर होने के कारण इस स्कीम में जो है गवर्नमेंट का स्टेक, मतलब हमारा बैंक का स्टेक ज्यादा नहीं रहता, एंड वी वर आल्सो सिक्योर्ड। जैसे BGCLS में NCGTC करता है, इसमें CGTMSE कवर करता है इस तरीके की फंडिंग को। उसके अलावा एक आपको बेनिफिट एक्स ग्रेशिया का बेनिफिट MSMEs को मिला है, जो इंटरेस्ट और इंटरेस्ट कंपाउंडिंग हुआ था, मोराटोरियम पीरियड दिया था 6 मंथ्स का फॉर द रीपेमेंट, RBI ने कहा था, तो बैंकों ने सबने मोराटोरियम पीरियड दिया। तो कई MSME कस्टमर्स को ये था कि हमें कंपाउंडेड इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा, अभी हम पेमेंट नहीं करेंगे तो उस पर गवर्नमेंट क्या करेगी। तो मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं कि एक्स ग्रेशिया पेमेंट करके ये क्लेम जो है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, बेसिस ऑफ विच जो भी कंपाउंडेड इंटरेस्ट का अमाउंट था, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडेड इंटरेस्ट के डिफरेंस का अमाउंट सारे ही कस्टमर्स को, MSME कस्टमर्स को अकाउंट्स में क्रेडिट हो गया है। तो दिस बेनिफिट वाज आल्सो गिवन बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे और मेजर्स लिए कोविड स्ट्रेस से निकालने के लिए, एंड दीज आर द फंड्स बेसिकली। आप देखें तो ये एक तरीके का गैप या फंडिंग ही है जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाई है ऑन द फ्रॉम द बैंक्स, या बैंक के थ्रू ये इस तरीके की फंडिंग प्रोवाइड करवाई है, जिससे कि MSME कस्टमर्स अपने आप को, MSME यूनिट्स जो है अपने आप को अच्छे से रन कर सके इस टिपिकल टाइम में भी। बिल्कुल जी सर। ये वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग के लिए आप अभी कंप्लीट नहीं हुआ था ये। तो इसमें क्या है कि आपसे आपका क्लाइंट क्या मांगेगा कि भाई बैंकर हमारे को वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहता है, उसके लिए आपसे प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल्स मांग रहा है। तो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल्स में जो रेशियोज आपको ध्यान रखनी है, हो सकता है कि दूसरी जगह पे दूसरी रेशियोज हो, तो आप प्लीज चेक कर लें अपने बैंक के थ्रू। बट जो PNB की है वो स्कीम्स यही है कि आपके पास वाइबिलिटी बेंचमार्क्स हैं, और वो अप टू एक्सपोजर्स के हिसाब से वो चेंज हो रहे हैं। जैसे 10 लाख से 50 लाख के बीच में अगर कोई अकाउंट है, MSME अकाउंट है, उसमें करंट रेशियो 1:1 का मिनिमम रिक्वायरमेंट रखा गया है। DSCR 1:1 का मिनिमम रिक्वायरमेंट रखा गया है फॉर अप टू 2 ईयर्स ऑफ वो टर्म लोन के लिए, और 2 साल के लिए 1.25:1। मतलब गवर्नमेंट ये सोच रही है कि नेक्स्ट 2 ईयर्स में आपकी जो यूनिट है नॉर्मल सिनेरियो में ही चलेगी। तो जो मिनिमम DSCR का क्राइटेरिया आफ्टर 2 साल के बाद है, वो 1.25 इसलिए रखा गया है। फिर 50 लाख से 10 करोड़ के अगर कस्टमर्स हैं, तो उसमें रेशियोज का जो बेंचमार्क है वो बढ़ाया गया है, क्राइटेरिया बढ़ाया गया है। तो करंट रेशियो 1:1 रखा है, DSCR 1:1, और 2 साल के बाद 1.25:1। और एक आपका लॉन्ग टर्म डेट टू इबिटा है 4:1, ये मैक्सिमम होना चाहिए। और FACR 1:1, और इंटरेस्ट कवरेज 1.25:1। ये आपको जब भी आपसे क्लाइंट बोलेगा कि मेरे को फाइनेंशियल रेशियो बनाने हैं, तो आप कम से कम इन क्राइटेरियाज को सोच समझ के आप उसको प्रोजेक्शन देना, ताकि बैंक आपसे वन टाइम में ही एक्सेप्ट करे फाइनेंशियल्स, और बार बार आपको बोले ना कि सर ये चेंज कर दो, ये क्राइटेरिया मीट करा, ये चेंज कर दो। तो प्लीज इसको ध्यान रखें, क्योंकि आपका टाइम भी प्रीशियस है, और इवन क्लाइंट का टाइम प्रीशियस है, और बैंकर का टाइम भी प्रीशियस है, क्योंकि वो भी बहुत क्या कहते हैं स्ट्रेसफुल लाइफ में ही वो जी रहा है आज की डेट में। गवर्नमेंट का इतना प्रेशर है कि रिस्ट्रक्चरिंग करो और अकाउंट को स्लिप ना होने दो, इसलिए आप थोड़ा ये चार्टर्ड अकाउंट ये ब्रिज कर सकते हैं इस गैप को, ताकि वन टाइम में ही ये सारा काम हो सके। यस यस। तो आप अपने एक कस्टमर से बोल देना कि मेरी बैंकर से बात करा दे, जो भी उनका रिलेशनशिप मैनेजर है वो आपको बता देगा कि ये सर रेशियोज को मेंटेन करना है, और आपको गाइड भी करेगा, क्योंकि जितना अच्छा वो आपको गाइड करे उतना ज्यादा उसको कम टाइम लगेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है सुमित जी। अब क्या टॉपिक उठाना है?
असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल लिमिट्स है। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, एमएसएमई सेक्टर में बेसिक असेसमेंट ऑफ लिमिट्स करते हैं। वो बेसिकली क्या होता है, देयर आर ओनली टू मेथड्स विच आर जनरली टेकन केयर। वन इज टर्नओवर मेथड विच इज वेरी इजी मेथड, जिसके बेसिस पे असेसमेंट करी जाती है कि किसी को सीसी लिमिट देनी है तो किस बेसिस पे हम दें। एंड सेकेंड इज एमपीबीएफ मेथड, जिसमें नॉर्मली फर्स्ट हम 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप को लेकर चलते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ। थोड़ा सा पहले आपको टर्नओवर मेथड के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ, बिकॉज टर्नओवर मेथड जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट है और मैक्सिमम बैंक्स में उसी को यूज किया जाता है। टर्नओवर मेथड में बेसिकली जितना सेल्स टर्नओवर फर्म करती है, उसका अराउंड 25% ऑफ टर्नओवर इज सिंपली कैलकुलेटेड एज द वर्किंग कैपिटल लिमिट और द सीसी लिमिट टू द फर्म। एंड उसके लिए बेसिकली हम कैलकुलेशन करते हैं कि 31.25% जो टोटल टर्नओवर है, it will be treated as the limit which can be given, and some amount of margin, that is the margin which is required to be brought by the promoter, which is being taken as 6.25%। तो इनका नेट ऑफ करके 25% आ जाता है जो हम लिमिट इनको प्रोवाइड करवाते हैं। अराउंड इस चीज को भी गवर्नमेंट ने 3 years बिफोर जो ये लिमिट थी, ये पहले होती थी 20%, जिसमें हम 25% ऑफ द टर्नओवर पे अमाउंट कैलकुलेट करते थे और 5% का मार्जिन प्रमोटर्स का कंट्रीब्यूट करवा के 20% ऑफ द टर्नओवर हम प्रोवाइड करवा देते वर्किंग कैपिटल लिमिट, जिसको एज एन एमएसएमई अपलिफ्टमेंट इनिशिएटिव अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने इसको भी रिवाइज किया और हर बैंक में आज की डेट में 25% ऑफ द टर्नओवर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। इस लिमिट की कैलकुलेशन में अब जो बेसिकली बैंकर्स का रोल आता है वो ये आता है कि दे हैव टू एक्चुअली जस्टिफाई एंड सी द सेल्स ऑफ द फर्म। यहाँ पर एक सबसे प्रोमिनेंट रोल प्ले करना होता है। इनफैक्ट आप भी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कभी किसी केस को गो थ्रू करें या प्रोवाइड करवाएं तो उसमें आपको भी ये इंश्योर करना होता है कि सेल्स शुड बी जेन्युइन, जो भी वो सेल्स ट्रांजैक्शंस कर रहा है। नॉर्मली अगर एक आपसे प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके साथ रखूं तो क्या होता है, एमएसएमई यूनिट्स में छोटी छोटी पहले एसोसिएट फर्म्स होती थी और वो लगभग सेम काम में इन्वॉल्व होती थी। जब अगर किसी एसोसिएट फर्म अपनी सेल्स किसी दूसरी एसोसिएट फर्म को करेगी, नेचुरली उसकी उससे सेल्स तो बढ़ जाएगी, बट उस कैपिटल का एक्चुअल जो सेल्स का फ्लो है वो जस्टिफाई नहीं होगा, बिकॉज वो एसोसिएट फर्म में भी उसकी सेल्स काउंट होगी। तो पहले ये होता था कि अगर फ्रॉड एंगल से या किसी अनजस्टिफाइड लिमिट्स को लेने के एंगल से एमएसएमई यूनिट्स कुछ करती थी ऐसा कि एसोसिएट फर्म्स को सेल दिखा देती थी, उस सेल्स पे वहां पर वो लिमिट ले लेते थे और नेचुरली यहाँ पर जो ए फर्म है वो भी सेल्स दिखा देती थी, उस पे लिमिट्स ले लेती थी, बिकॉज इट वाज प्योर ऑन टर्नओवर बेसिस। बट बैंकर्स आज की डेट में ड्यू डिलिजेंट हो गए हैं। व्हाट वी यूज्ड टू सी कि हम उनका अकाउंट स्टेटमेंट जरूर देखते हैं। जब भी हम अकाउंट स्टेटमेंट चेक करते हैं, उनसे एसोसिएट फर्म्स की डिटेल लेते हैं एंड वी ऑलवेज ट्राई टू फिगर आउट कि व्हाट आर द सेल्स मेड टू द एसोसिएट फर्म्स जिस पे बैंक फाइनेंस नहीं करता। यही चेक करते हैं सुमित जी मेजरली सेल्स में। जो भी एसोसिएट फर्म्स का टर्नओवर होता है उसको हम लेस करके ही एक पर्टिकुलर लिमिट प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप लोग जब भी किसी केस की फाइल अगर किसी बैंक दे फाइनेंसिंग पर्पस के लिए, तो ये चीज प्लीज इंश्योर कर लें कि किसी भी प्रकार की उनकी एसोसिएट फर्म्स को सेल्स हो तो उसे नेट ऑफ करके ही आप बताएं कि वो कितनी लिमिट एक्चुअली में बैंकर उनको प्रोवाइड करवाएगा। So sales method is one of the easiest method and is very genuine method of providing the finance to the MSME units. इसमें मैं ऐड करता हूँ, क्या होता है बैंकर को पता होता है कि जो लास्ट ईयर्स की आपकी सेल्स है उससे ज्यादा आप इंक्रीज नहीं कर पाओगे, तो अगर इंक्रीज करना भी है तो 10 to 15% मैक्सिमम आप सेल्स टर्नओवर इंक्रीज कर पाओगे। बट क्या होता है कि क्लाइंट आपको बहुत बार फोर्स करता है, यार और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए, तो वो कहता है कि भाई पैसा कैसे मिलेगा, टर्नओवर इंक्रीज कर दो बैंक पैसा दे देगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। फिर आप वो प्रोजेक्ट डिक्लाइन होता है, वो आपका टाइम खराब होता है, क्लाइंट का टाइम खराब होता है और जो रिलेशन है वो शोर हो जाते हैं। तो इसलिए आप जेन्युइन ट्रांजेक्शन को ही लो, उसके बाद ही करो। और इसमें जो असेसमेंट है वो प्रोजेक्टेड टर्नओवर बेसिस पे है, मतलब नेक्स्ट ईयर के आपके फाइनेंशियल देखे जाएंगे, उसके बेसिस पे वर्किंग कैपिटल असेसमेंट करा जाएगा। तो अगर हाफ ईयर के बाद आप देखते हो तो उससे नेक्स्ट ईयर, मतलब अगर आप अब दोगे प्रपोजल अपना तो 23 की असेसमेंट करके चेक करेगा कि आप क्या करने वाले हो। ठीक है। और हाँ जी, उसमें ये चीज आप जरूर देख लें, जो जैसा कि सुमित जी ने बताया कि जो आपका पास्ट ट्रेंड है वो इट शुड बी वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया जिसको बैंकर माइंड में रखता है कि आपकी एक्चुअल सेल्स क्या होगी।
बिकॉज ये मेथड बहुत सिंपल है, इसमें खाली सेल्स को पकड़ना है और हमें लिमिट्स को असेस कर देना है। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो ट्रेंड चला आ रहा है और जो मार्केट सिनेरियो है उसको भी कैप्चर करें, बिकॉज आज कोविड का टाइम है और आज की डेट में अगर एबीएस में उसने सेल्स 1 करोड़ की और हम सीधा नेक्स्ट में दिखा दें कि जी ये 1.5-2 करोड़ की कर लेगा, तो वो अनजस्टिफाइड ही है। बिकॉज आज की डेट में सिनेरियो ऐसा नहीं है कि जो ग्रोथ बहुत हाई एकदम से प्रोजेक्ट कर पाए। तो ये चीज जब भी आप सबमिट करें डेटा बैंक को, तो ये चीज जरूर इंश्योर करें कि वो सेल्स क्राइटेरिया पे अपना ध्यान रखें। यस सुमित जी। कुछ क्लाइंट्स आपको कैश फ्लो बेसिस पे असेसमेंट करने के लिए कहते होंगे, जो जनरली वो होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टर स्कीम में होंगे या शुगर केन इंडस्ट्री से बिलोंग करते होंगे, टी इंडस्ट्री से बिलोंग करते होंगे। तो वो आपसे बैंकर मांगेगा 12 मंथ्स ऑफ कैश फ्लो, प्रोजेक्टेड कैश फ्लो, और उसका जो लिमिट है, वो जो नेगेटिव आपका गैप बन रहा है, उसका मैक्सिमम आपको दे सकता है वो। जनरली यस यस कॉन्ट्रैक्टर स्कीम में या फिर प्रोजेक्ट लोन्स में देखा जाता है, जिसमें आपको बिल्कुल। ओवरड्राफ्ट लिमिट देते हैं, नॉट कैश क्रेडिट लिमिट बट ओवरड्राफ्ट लिमिट देते हैं उसमें आपको। ठीक है, तो एक ये वाला पार्ट है। इसकी भी आपको जो एक्सेल शीट है वो आपका बैंकर आपको प्रोवाइड कर देगा। तो आप उसी को बेस लेके प्रोजेक्शंस को लेना। क्या होता है Yes. कि आप सीएमए के बेस पे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट सबमिट कर देते हैं, पर क्लाइंट कहता है आपकी भाई 12 मंथ की स्टेटमेंट चाहिए मुझे, अब वो मैं कैसे बनाऊं, मेरे पास तो कोई फॉर्मेट ही नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो आप अपने बैंकर से बात करें, उसके रिलेशनशिप मैनेजर से बात करें कि मेरे को भाई एक्सेल शीट दे दे, क्योंकि हर एक बैंक के पास उसकी एक एक्सेल शीट होती है, वो आपको प्रोवाइड कर जाएगा। आप उसी सीएमए को बेस लेके इस एक्सेल शीट में आपको उसको फिगर्स का कोरिलेशन मेंटेन करके क्रिएट करना है कि जो रिक्वायरमेंट, जेन्युइन रिक्वायरमेंट है, वो कैसे फुलफिल हो पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट ओवरड्राफ्ट लिमिट भी इसलिए दी जाती है बिकॉज जब हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नॉर्मली जो होती हैं इसमें आपको स्टॉक स्टेटमेंट इजीली मिल जाता है, उनका वर्क इन प्रोग्रेस होता है, उनका रॉ मटेरियल होता है, फिनिश्ड गुड्स होता है, डेटर्स होते हैं, तो आप उसको असेस कर देते हैं। बट जैसे अगर कॉन्ट्रैक्टर हैं तो नॉर्मली उनका कोई रॉ मटेरियल ज्यादा होता नहीं है, बेसिकली उनके सिर्फ डेटर्स ही होते हैं जिसके बेस पे आप लिमिट्स देते हैं। इसीलिए कैश फ्लो मेथड का उसमें ज्यादा यूज किया जाता है, जिससे कि असेस किया जाए कि एक्चुअल में आपके पास कितना फंड्स आ रहा है और उस बेसिस पे मंथ वाइज जो है डीपी रिलीज कर दी जाती है उनको। तो इसीलिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है कॉन्ट्रैक्टर के केसेस में। तो टॉपिक क्या थे? हाँ, ये कुछ बेंचमार्क रेशियोज हैं जो कि हमारे पीएनबी में यूटिलाइज करे जा रहे हैं एमएसएमई के लिए। मतलब अगर आप इन क्राइटेरिया को मीट आउट करते हो तो आपके क्लाइंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बिफोर सबमिटिंग एनी फाइनेंशियल्स जो कि आप अदर देन वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग के लिए दे रहे हैं और आप अनाउंसमेंट के लिए कर रहे हैं या फिर रिन्यूअल के लिए कर रहे हैं, तो प्लीज लुक ऑन टू दिस कि इन रेशियोज को आप मीट आउट करके रखें। इन फाइनेंशियल रेशियोज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। थोड़ा सा मैं ये कहूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा पर से थोड़ा सा बैंक ऑफ बड़ौदा लीनियंट है इस पे, बिकॉज करंट रेशियो हमारे बैंक ने अभी भी बनी रखा है, तो थोड़ा सा एमएसएमई यूनिट्स को बेनिफिट दिया है उसमें। बाकी हाँ, जो आपका गियरिंग रेशियो है वो भी 4.5 है, बट एक एक्सेप्टेबल लेवल से तक एमएसएमई को 5 का बेनिफिट दिया है। तो गियरिंग रेशियोज और इन सब रेशियोज का इंपॉर्टेंस है। थोड़ा सा एमएसएमई को अपलिफ्ट करने के लिए बीओबी में थोड़ा सा रिलैक्सेशन इन रेशियोज में आपको मिलेगा। तो आप चाहे पीएनबी में जाएं चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा में जाएं, आप जा सकते हैं एंड यू कैन कम अप विद द थिंग्स। थोड़ा सा मैं इन रेशियोज के बारे में आपको बता देता हूँ, ब्रीफ करना चाहूंगा कि क्यों इसका इंपॉर्टेंस बेसिकली देखता है बैंक। देखिए, आप इसमें देखेंगे ना, आप लोगों ने गियरिंग रेशियो की डेफिनेशन TOL/TNW देखी होगी, टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टेंजिबल नेटवर्थ, जो कि आई थिंक पीएनबी ने भी चेंज कर दी और हमारे बैंक ने भी चेंज करके इसको एडजस्टेड TNW कर दिया है। ये कॉन्सेप्ट पहले कॉर्पोरेट्स में होता था, जिसमें लोन्स एंड एडवांसेस टू एसोसिएट्स एंड सब्सिडरीज को बेसिकली लेस कर दिया जाता था टेंजिबल नेटवर्थ को अराइव करने के लिए। बट क्या हुआ, वही जो आपको सेल्स के लिए प्रैक्टिस बताई गई, मल्टीपल फर्म्स बना लेते हैं एमएसएमई में, और वो फर्म्स बनाने के बाद पैसा जो हम स्टिपुलेट करते हैं कंडीशंस कोई फाइनेंस करते वक्त सुमित जी, कि आपको इतना कैपिटल लाना है, इतना अनसिक्योर्ड लाना है, ये फर्म्स आपस में ही जो है ना कहीं लोन्स एंड एडवांसेस घुमा देती हैं। आप लोग भी कभी कभार फाइनेंस करते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते होंगे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ऐसा ना करा करें, क्योंकि क्या है, अभी बैंक ने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया है कि जो भी लोन्स एंड एडवांसेस एज ए एसोसिएट फर्म को दिए हुए हैं उसे कैपिटल में से लेस कर दिया जाएगा। तो बहुत सारे माइक्रो और एमएसएमई यूनिट्स अब इस रेशियो में फंस जाती हैं, इस कंप्लायंस में नहीं आ पाती है।
तो पर्पस यही है बैंक का, हमारा बैंक हो, पीएनबी हो या कोई भी पीएसबी बैंक हो, पर्पस यही है कि बैलेंस शीट को साफ रखिए, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है। टीओएल बाय एडजस्टेड टी एंड डब्ल्यू रेशियो है। कितना टाइम हो गया सुमित जी इस रेशियो को आए अपने यहाँ पीएनबी में? मोस्ट प्रोबेबली मेरे तो 1-1.5 साल हो चुका है हाँ हाँ हमारे बिल्कुल, यहाँ पे। हमारे भी 1-1.5 साल पहले ही ये लास्ट क्रेडिट पॉलिसी में इंट्रोड्यूस किया। उससे पहले टीओएल बाय टी एंड डब्ल्यू का ही कॉन्सेप्ट चलता था। तो इस चीज को बहुत ध्यान रख के बैंक आईबीआई ने ने क्या करा है कि सभी बैंकर्स को इतना विजिलेंट कर दिया है कि जी ऑलमोस्ट ऑल बैंक्स सेम लाइन पे चल रहे हैं। सेम लाइन पे, बिल्कुल बिल्कुल, सभी बैंक अपने को इसी लेवल पे ही रख के ही काम कर रहे हैं। और करंट रेशियो आप देखें तो बिल्कुल सेम है जी। डिजायर्ड लेवल हमारे यहाँ 1.17 है, लेकिन एक्सेप्टेबल लेवल 1 है। तो देखा जाए तो आप कहीं भी चले जाएं, आपको सारी चीजें एमएसएमई में सेम ही मिलेंगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से ही सारे पीएसबी बैंक्स काम कर रहे हैं। इनफैक्ट एक चीज और आपसे शेयर करूंगा कि एमएसएमई फंडिंग की जहां तक बात आती है, तो पीएसबी बैंक्स आज की डेट में भी हाईएस्ट लेंडर्स हैं टू द एमएसएमई यूनिट्स। दे आर अकाउंटिंग फॉर मोर देन 55% ऑफ द फंडिंग टू एमएसएमई यूनिट्स। कुछ हिस्सा प्राइवेट बैंक्स का है, कुछ एनबीएफसी का है, जो कि आगे चल के धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, और पीएसबी बैंक्स उसको शेयर को आगे लेते जा रहे हैं। तो नेचुरली गवर्नमेंट बैंक्स का सपोर्ट एमएसएमई के लिए सबसे ज्यादा है। बेसिकली क्या होता है, पीएसबी बैंक्स आपको तब सपोर्ट करेंगे जब आपको कोई और सपोर्ट नहीं करेगा, नहीं और करेगा, प्राइवेट बैंक्स आपको तब सपोर्ट करेंगे जब आपको सारे सपोर्ट दे रहे होंगे। दे रहे होंगे। आप अगर किसी प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए चले जाएं तो यू विल सी कि वो गवर्नमेंट बैंक से ही इनिशियल स्टेजेस में फाइनेंस हुआ होगा। और हर एक प्रोजेक्ट को लगाने की जिम्मेदारी कायदे से एक पीएसबी बैंक ही लेता है। और आप कभी भी देखिए एमएसएमई यूनिट अगर कोई नई लगी है ना, उसकी आप पहली बैलेंस शीट की फाइनेंसिंग देख लीजिए, वो एक पीएसबी बैंक से ही हुई होगी। हो सकता है बाद में शिफ्ट कर जाते हैं लोग, बिकॉज क्योंकि पीएसयू बैंक्स जो है वो पार चलते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। प्राइवेट बैंक जो है इंडिविजुअल बेसिस पे थोड़ा काम कर देते हैं। बट देखिए कोई भी किसी भी इकोनॉमी को सेटअप करने में पीएसबी बैंक्स का सबसे ज्यादा रोल होता है। ओके। यस सर। आप स्कीम्स के बारे में बता रहे थे अपनी। हाँ, कुछ कुछ स्कीम्स जो हमारे बैंक दे रहे हैं पीएनबी में, तो मैं उसमें जो पॉपुलर स्कीम्स है उन्हीं के बारे में बताऊंगा। नेम तो मैं बता देता हूँ वैसे। पीएनबी महिला उद्यमी स्कीम है, जिसमें वुमेन एंटरप्रेन्योर को एम्पावर करने के लिए फंडिंग देने की बात करी गई है। उसी के साथ स्टैंड अप इंडिया उद्यमी मित्र, प्रधानमंत्री ग्राम योजना, मुद्रा योजना, वीवर मुद्रा योजना, ट्रांसपोर्टर स्कीम, व्यापारी स्कीम। जनरली व्यापारी स्कीम उनके लिए है जो कि वर्किंग कैपिटल चाहिए उनको जेन्युइन ट्रेड के लिए, या फिर कुछ परचेज करना है जैसे शॉप, शोरूम, डिलीवरी वैन, एसेट्स। और टारगेट ग्रुप है इसमें जो आपकी छोटे यूनिट्स होते हैं, फर्म्स होगी, कंपनीज होगी, एलएलपीज हो गए, जिनका वैलिड रजिस्ट्रेशन लाइसेंस है उस काम को करने के लिए, और जीएसटी रजिस्टर्ड है, और क्या कहते हैं एग्जिस्टिंग यूनिट है और प्रॉफिटेबल यूनिट है। न्यू बिजनेसेस को भी दे देते हैं। और उसके लिए क्या होता है कि एम्पावर्स हम सबको कर रहे हैं, बट क्या होता है न्यू यूजर में रिस्क ज्यादा होता है, तो उसके लिए सिक्योरिटी फिर ज्यादा रखी जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो मोटा मोटा मैं आपको पहले ये चीज बता दूं कि जो भी कैश क्रेडिट लिमिट होगी उसमें मिनिमम 25% मार्जिन रखे जाएगा। टर्म लोन होगा तो मिनिमम 25% मार्जिन रखा जाएगा। नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स होंगी तो उसमें 15% to 25% मार्जिन रखा जाएगा। तो ऑलमोस्ट ऑल द स्कीम्स जिसमें भी आप जो भी आप लोगे उसमें मार्जिन रखा जाएगा। मार्जिन बेसिकली क्या है कि जो आपका प्रोमोटर का कंट्रीब्यूशन है वो एटलीस्ट बैंकर को दिखे, तभी तो वो अपना रिस्क ले पाएगा। बिल्कुल। अगर आपने अपने बिजनेस में अपने खुद से पैसा नहीं लगाया तो बैंकर क्यों लगाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे तो पहले तो इंश्योर करने के लिए प्रमोटर की इंटेंशन देखनी होती है। बैंकर का फर्स्ट कॉन्सेप्ट ही होती है, जब फाइल आती है तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रमोटर की उसमें इंटेंशन कितनी है। आप कभी किसी भी प्रोजेक्ट को प्रपोज करेंगे और उसमें ये बताएंगे कि हम ये कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, हम ये काम करेंगे अगर बैंक में ले जाने के वक्त, तो फिर बैंकर उस फाइल को इतना प्रॉपरली नहीं देखता जितना कि आप किसी फाइल को ले जाएं और उसमें बताएं कि सर हमने ये इंट्रोड्यूस कर दिया है। जिससे पता चलता है कि प्रमोटर की इंटेंशन क्या है अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, कितना वो अपने बिजनेस को सक्सेसफुल कराने के लिए, उसको रन करने के लिए कितने इच्छुक हैं। एंड रही बात मार्जिन रिक्वायरमेंट की, तो लगभग सारे बैंक्स की स्कीम्स आपको यही मिलेंगी। हमारे बैंक्स की भी बड़ौदा कॉन्ट्रैक्टर स्कीम है, प्रॉपर्टी प्राइड स्कीम है जो स्पेसिफिकली फॉर ट्रेडर्स है,
मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है नॉर्मली कैश और डेटर्स के लिए 25% ही होता है, एंड वी आर फाइनेंसिंग डेटर्स अप टू 90 डेज के लिए हम लोग फाइनेंस कर देते हैं। एंड उसके अलावा आप अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी करना चाहते हैं अगर एज अ प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसमें 30% मार्जिन लेके आपको पूरे प्रोजेक्ट के लिए भी एमएसएमई यूनिट्स को बैंक फाइनेंस करता है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट मोर और लेस एलसीबीजी में सबके लिए वही 15 to 25% मार्जिन का क्राइटेरिया है, तो ये सारा चलता है। एंड सबसे अच्छी, हाँ, सिक्योरिटी फ्रंट से डिपेंड करता है कि अगर नया प्रोजेक्ट है तो जैसा सुमित जी ने कहा नया प्रोजेक्ट है तो नो डाउट उसमें बैंक कोलेटरल थोड़ी ज्यादा चाहता है, बिकॉज जब तक प्रोजेक्ट रन नहीं होता वो एक रहता है, बिकॉज फंड्स इनिशियल फेजेस पे भी डिसबर्समेंट हो जाता है। अगर टर्म लोन के लिए मशीनरी लगानी है तो प्रमोटर का मार्जिन लेके हम ऑलमोस्ट बहुत सारा फंड रिलीज कर देते हैं। तो नॉर्मली जब यूनिट रन करने लगती है तो उसके बाद बैंक उसको छोड़ने का या उसको रिलीज करने का या उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम करने के डिसीजंस लेता है। तो कोलेटरल पर से भी बैंक जो है देखा जाए तो एमएसएमई के लिए लीनियंट है अगर एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं तो। बताएं सर। बेसिकली दो टाइप की सिक्योरिटीज होती है, एक प्राइमरी सिक्योरिटी होती है जिसके लिए बैंक फंडिंग कर रहा है, जो आपकी अगर कैश क्रेडिट लिमिट है तो आपके लिए हाइपोथिकेशन स्टॉक, बुक डेट्स, करंट एसेट्स रखा जाएगा। अगर ओडी लिमिट है तो भी स्टॉक, बुक डेट्स रखते हैं। और अगर क्या कहते हैं नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स हैं तो फिक्स डिपॉजिट प्लस स्टॉक एंड बुक डेट्स पे चार्ज रखा जाता है, वो प्राइमरी सिक्योरिटी का पार्ट बनता है। और कोलेटरल सिक्योरिटी जिसमें बैंक फंडिंग नहीं कर रहा बट एज अ सिक्योरिटी रख रहा है आपके पास, जैसे आपने फिक्स डिपॉजिट दे दिया, उसको एलआईसी की सरेंडर वैल्यू लीन मार्क करा दी। बट सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपके पास आईपीस कितनी है। जितनी ज्यादा आपकी आईपी की सिक्योरिटी आप दे रहे हो बैंक को, उतनी जल्दी आपका फाइनेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये एज अ बैंकर पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब यूनिट खराब होती है तो स्टॉक, डेटर्स कुछ भी रिलाइज नहीं होता, तो जो बचता है वो आईपीस ही बचता है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सरफेसी लाए थे, जिसकी वजह से क्या बैंकर्स को जो नुकसान हो रहा था वो जल्दी से रिकवर कर सके और सरफेसी के थ्रू उन अपनी स्टक एनपीएस को रिवाइव करके या फिर खत्म करके आगे बढ़ सके, क्योंकि कैपिटल बहुत स्टक हो जाती है जब अकाउंट एनपीए होता है। तो मोस्टली सभी लोन्स में आपको मिनिमम 100% कोलेटरल सिक्योरिटी का क्राइटेरिया दिखेगा। कहीं कहीं जगह पे वो रिलैक्स होके 75% ऑफ वैल्यू भी रखा गया है, डिपेंडिंग ऑन द स्कीम्स की कैसे कैसे चल रहा है। बिल्कुल, जैसे आपने सर सरफेसी का जिक्र किया तो थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। अभी एक बायर ने बिल्कुल पूछा है, अभी एक लिसनर ने पूछा है पुलकित अरोड़ा जी ने, कि स्टॉक्स पे कैसे चार्ज रजिस्टर किया जाएगा, हम एज अ बुक डेटा तो कैसे करेंगे, सरफेसी कैसे एप्लीकेबल होगा। तो शायद उन्होंने आंसर भी ठीक दिया है कि सरसाई के थ्रू आप जो है मूवेबल प्लस इमूवेबल जो भी सिक्योरिटीज है उस पर आप चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। एंड इट हैज बीन वेरी मच मेड क्लियर रिसेंटली कि अगर किसी केस में सरसाई हो रखा है तो ही उसका सरफेसी एप्लीकेबल होगा। इन केस अगर आपका सरसाई चार्ज नहीं है तो सरफेसी एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो आप एज अ बैंकर जो है हमें ये चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है। इनफैक्ट आज की डेट में तो बहुत ज्यादा फोकस है कि कोई भी यूनिट हमने फाइनेंस करी है, कोई भी प्रॉपर्टी हमारे पास मॉर्गेज है, तो इट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर सरसाई। तो बिल्कुल सरसाई पे चार्ज क्रिएट करके स्टॉक पे चार्ज क्रिएट किया जा सकता है, जिसे हम बेसिकली जब सरसाई पे चार्ज रजिस्टर करते हैं तो दो बेसिस पे होता है, वो हमें ऑप्शन देता है वेदर इट इज मूवेबल और इमूवेबल। तो इमूवेबल में आप इमूवेबल पे जाएंगे तो उसे प्रॉपर्टीज की आपको डिटेल डालनी पड़ेगी। मूवेबल के लिए आपको स्टॉक, नॉर्मली स्टॉक अगर आप अपडेट कर रहे हैं उसमें डाल रहे हैं, फर्स्ट टाइम होता है तो हम चार्ज क्रिएट करते हैं, तो स्टॉक स्टेटमेंट लेटेस्ट जो आपके पास अवेलेबल है या लास्ट सीए सर्टिफाइड स्टॉक स्टेटमेंट जो आपके पास अवेलेबल है उसकी वैल्यू डाल के आप स्टॉक को जो है चार्ज उस पर रजिस्टर करा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा का बेनिफिट ये भी है कि जिसका चार्ज पहले चढ़ गया उसकी उसी का हो जाता है। गवर्नमेंट के बाद मतलब इसमें क्या है, सरसाई में अगर आपने चार्ज क्रिएट कर दिया तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज भी बाद में आएंगी, बैंकर्स की लाइबिलिटी पहले आ जाएंगी। अगर कोई और क्रेडिटर बैंकर से पहले इस पे चार्ज रजिस्टर कर जाता है, सपोज एट एनी केस, तो बैंकर का सेकंड राइट हो जाएगा और उस क्रेडिटर का फर्स्ट राइट हो जाएगा, जो कि नॉर्मली पहले नहीं होता था। तो इसीलिए सरसाई आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है एंड आपको इन चीजों का इंश्योर करना है। एज अ बैंकर हम इंश्योर करते हैं कि भाई हमें सरसाई रजिस्टर कराना ही है, नहीं कराएंगे। इनफैक्ट आज अब तो सर्टिफिकेट भी लिया जाता है हर ब्रांचेस से, जैसे मैं रीजनल ऑफिस में हूँ तो हम ब्रांचेस से सर्टिफिकेट लेके ऊपर सबमिट करते हैं कि भाई इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। आप लोग डिस्बर्समेंट ही करते हैं आजकल, तो बिफोर डिस्बर्समेंट ही करते हैं। डिस्बर्समेंट फॉर्मेट्स में भी आप देखेंगे आपका कोई क्लाइंट होता है
जिसका आपने लोन सैंक्शन कराया है बैंक से, तो आप डिसबर्समेंट परमिशन लेनी पड़ती है, तो दे यूज्ड टू आस्क अबाउट द डिसबर्समेंट परमिशन, जिसमें एक क्राइटेरिया होता है कि सरसाई हो गया नहीं हो गया। अगर सरसाई हो गया देन ओनली वी यूज्ड टू गिव द परमिशन फॉर द डिसबर्समेंट। बिल्कुल सर। जो सेकंड स्कीम है जो पॉपुलर है आज की डेट में, पीएनबी ने एक आईओसीएल के साथ ई डीलर स्कीम निकाली है, जिसमें क्या होगा कि आपको एक सीसी अकाउंट दिया जाएगा, और वो सीसी अकाउंट आप सिर्फ आईओसीएल को पेमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डेबिट ऑथराइजेशन नहीं है उसके लिए। साथ में आपको एक करंट अकाउंट दिया जाएगा जिसमें आप नॉर्मल ऑपरेशंस कर सकेंगे। और इसमें क्या है कि जो भी इंडियन ऑयल के डीलर्स हैं, पेट्रोल पंप्स है जिनके पास में, वो इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। और जहां तक मेरी नॉलेज में है कि जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं, उन सभी बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उसमें सबसे बेटर स्कीम पीएनबी की आईओसीएल के टाइप के साथ हुई है। तो मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ इसका। जो एलिजिबल डीलर्स हैं, या चाहे वो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न हो, एलएलपी हो, कंपनी हो, ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, जिसके पास वैलिड एग्रीमेंट हो आईओसीएल के साथ, और 1 साल से ऊपर उसका एक रनिंग हो गया है, मतलब 12 महीने की उसकी सेल्स हो चुकी हैं, तो वो इस स्कीम में लेने के लिए एलिजिबल है। और अगर कोई नया सेटअप कर रहा है तो एक स्पेसिफिक अप्रूवल आएगा उसका आईओसीएल से कि आप इसको फाइनेंस करें। इसमें मैक्सिमम लोन अमाउंट अप टू 2 करोड़ है, मार्जिन निल है। जहां पर पहले बात हुई थी कि 25% मार्जिन होगा, इसमें मार्जिन निल है। और जो असेसमेंट होगी वो 25% ऑफ 25 डेज ऑफ सेल्स होगी टोटल। अगर आपकी सेल 100 रुपीज की है तो 100 डिवाइड बाई 365 इंटू 25 कर देंगे, तो आपकी मैक्सिमम जो सेल्स आ गई उस पर हम आपको लिमिट प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर इसमें सिक्योरिटी आपका देखो, प्राइमरी सिक्योरिटी 100% ऑफ स्टॉक एंड रिसीवेबल्स है, और कोलेटरल सिक्योरिटी निल है। अगर आपके 5 ईयर से ऊपर आपका डीलरशिप हो गया है तो निल सिक्योरिटी पे आपको फंडिंग मिल रही है। तो और अगर आप 5 ईयर्स नहीं हुआ तो आपको मिनिमम 25% ऑफ सिक्योरिटी देनी है। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बाकी सब स्कीम से बहुत लोअर है, क्योंकि इसमें रेटिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो भी मर्जी रेटिंग हो, आपको एक सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा। सर बैंक ऑफ बड़ौदा में भी ऐसी स्कीम है कि आईओसीएल वाली? ये बड़ी अच्छी स्कीम है आपकी, तो मैं कोशिश करूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा में भी ऐसी एक स्कीम आए। लेकिन हाँ, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा यहाँ पर लिसनर्स को कि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इसमें सीसी लिमिट प्रोवाइड करवाई जाती है और आईओसीएल के साथ एग्रीमेंट है, तो इसमें फास्ट फाइनेंसिंग हो जाती है, जो कि पीएनबी कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। बैंक ऑफ बड़ौदा में बेसिकली क्या है कि सप्लाई चेन फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है। सप्लाई चेन फाइनेंस के कॉन्सेप्ट के कारण हम लोग आईओसीएल है, बीपीसीएल है, या उसके अलावा मारुति है, टोयोटा है, देयर आर मोर देन 20 to 25 सप्लायर्स जिसके साथ एंकर्स बेसिकली जिनकी रेटिंग AA होती है, मोर देन 1000 करोड़ का टर्नओवर होता है, उनके साथ कॉर्पोरेट टाई अप है हमारा। एंड वी यूज टू फाइनेंस देम बाय वे ऑफ सप्लाई चेन फाइनेंस फैसिलिटी, जिसमें हम लोग इनवॉइस को डिस्काउंटिंग करते हैं। बेसिकली इनवॉइस को, बिल्स को डिस्काउंट करने से ये होता है कि एक तो 100% जेन्युइननेस होती है, इसमें कोई भी डाइवर्जन ऑफ फंड्स नहीं होता, प्लस ये बहुत फास्ट सैंक्शनिंग होती है। अगर हमारा उसके साथ टाई अप है एंकर के साथ, कोई सप्लायर है जो उनसे माल खरीदता है या बेचता है, इट इज बोथ द वे, चाहे वो डीलर फाइनेंसिंग हो, चाहे वो परचेजिंग के लिए फाइनेंसिंग हो, बोथ द वे दिस फाइनेंस इज अवेलेबल। इसमें सिर्फ उनका एक टाई अप होना चाहिए उस एंकर के साथ, और आपको इनवॉइस या इनवॉइस डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दी जाती है। इनफैक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा की स्कीम में सबसे अच्छी चीज ये है कि उसमें अप टू 5 CR तक कोई कोलेट्रल देने की भी आपको जरूरत नहीं है, तो विदाउट कोलेट्रल भी आप दे सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर वेरी लेस, यस सर के भी बहुत अच्छे हैं, तो अराउंड 7.25 से 7.5% की हमारी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बट सप्लाई चेन फाइनेंस पे आई थिंक नेक्स्ट पंकज जी थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। तो सप्लाई चेन फाइनेंस एक बहुत वाइड टॉपिक है, पीएनबी में भी आई थिंक सप्लाई चेन फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट होगा, तो दे विल बी डीलिंग विद दैट। तो आप लोग भी, अगर आपके कोई क्लाइंट्स हैं जो डीलर्स हैं बेसिकली मारुति के, होंडा के, तो उन लोगों को सप्लाई चेन फाइनेंस के बारे में बता सकते हो। इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्कीम विच वेरियस बैंक्स आर ऑफरिंग विदाउट कोलैटरल, एटलीस्ट फॉर अप टू 4 to 5 करोड़। तो वो एक बहुत अच्छा फाइनेंस है।
वो एक्चुअली क्या, हर एक बैंक की अपनी अपनी स्कीम होती है, वो कितने % रिस्क ले जाता है, तो कोलेटरल का जो क्राइटेरिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्राइटेरिया है वो हर एक बैंक का डिफरेंट होगा। तो मोस्टली सबका सेम रहता है, आसपास ही रहता है। जी जी। तो ठीक है। इसमें बस यही है कि प्राइसिंग अगर वो कॉर्पोरेट्स में नहीं आ रहे हैं तो एमएसएमई की प्राइसिंग आपको रेपो रेट पे मिल जाएगी उसमें। तो जो डीलर्स अपने आ रहे हैं, छोटे डीलर्स हैं, उनको बहुत बेनिफिट होता है इसमें, बिकॉज कॉर्पोरेट के साथ जो एंकर्स होते हैं उनके साथ उनका टाई अप होता है, तो बैंक बहुत जल्दी फाइनेंस कर देता है उसमें, और बहुत कम डॉक्यूमेंट्स की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। तो सप्लाई चेन फाइनेंस भी एक अच्छी फीजिबिलिटी है जो आप अपने एमएसएमई कस्टमर्स को बता सकते हैं। एक सर पीएनबी की स्कीम में प्रोफेशनल स्कीम, अच्छा अच्छा। कि सिर्फ प्रोफेशनली क्वालिफाइड को ही टारगेट करती है। हाँ हाँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एनिमेशन डिजाइनिंग, एमबीए, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स, जो कि सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री को डोमिनेट करते हैं, उनके लिए एक स्कीम निकाली है बैंक ने, जिसमें आपको ओवरड्राफ्ट लिमिट दी जाएगी अप टू 25 लाख रुपीस, और मैक्सिमम 2 करोड़ दे सकते हैं। मार्जिन 25% ही है। और प्राइमरी सिक्योरिटी जैसे मैंने बताया था सब जगह सेम ही होती है, तो जिस चीज के लिए आप फंडिंग ले रहे हैं वो आपके लिए प्राइमरी सिक्योरिटी क्रिएट हो जाएगा। और कोलेटरल इसमें क्या है कि आपको सीजीटीएमएससी में भी कवरेज है, और नहीं तो आप अगर आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो आप 100% कोलेटरल दे सकते हैं। तो अपने जैसे जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी फर्म खोलना चाहते हैं और शॉप क्या कहते हैं ऑफिस स्पेस लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल स्कीम है। अगर आप ऑफिस स्पेस लेते हैं तो आपसे कोई थर्ड कोलेटरल नहीं लिया जाएगा, उसी में ही आपका काम करा दिया जाएगा। फिर एक संजीवनी स्कीम है पीएनबी की, जो कि हेल्थ सेक्टर को के लिए बनाई गई है। जैसे आप आज की डेट में कोविड के टाइम पे तो जैसे हॉस्पिटल्स की बहुत बड़ी डिमांड जनरेट हुई है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, पैथोलॉजी के लिए, और नई नई मशीन्स लेने के लिए डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को। तो एक पीएनबी संजीवनी स्कीम है, ये भी बहुत अच्छी स्कीम है फाइनेंस लेने के लिए। इसका ब्रीफ भी यही है कि आप हॉस्पिटल हो आपके पास, या आप खुद प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को एक मशीन लेनी है या मेरे को हॉस्पिटल खोलना है, तो आप इस स्कीम में ले सकते हैं। इसमें मेजर क्राइटेरिया क्या है, एक तो जितना आपको लोन का रिक्वायरमेंट है, तो इसमें कोई कैपिंग नहीं है, वो है। और ओवरड्राफ्ट का रिक्वायरमेंट मैक्सिमम 2 करोड़ तक का है, और टर्म लोन मैक्सिमम 10 इयर्स तक आप दे सकते हैं। उसमें 24 मंथ्स का मोरेटोरियम भी रखा गया है। बहुत ही अच्छी स्कीम है। सेम मार्जिन और कोलेटरल। सुमित जी, मैं ऐड करना चाहूंगा, इसी स्कीम को हमारे यहाँ बड़ौदा आरोग्यम के नाम से कहते हैं। तो बस नाम डिफरेंट है, मोर और लेस स्कीम सेम है। एक चीज और थोड़ा सा बता दूं लिसनर्स को कि जो सेकेंड वेव आई है उसके बाद जो जैसे ऑक्सीजन की कमी हुई या हॉस्पिटल्स में बेड्स की कमी हुई, तो उसके लिए आरबीआई ने भी एक इनिशिएटिव लेके सभी बैंकों को, आपके यहाँ भी कोवी हेल्थ केयर और एक ऑक्सी लाइफ करके स्कीम आरबीआई ने करी, जो कि हर बैंक को कहा गया कि आपको हॉस्पिटल्स को फाइनेंस करना है। अभी ऊपर से भी बहुत प्रेशर आ रहा है आरबीआई से भी कि कितना आपने फाइनेंस किया हॉस्पिटल्स को, कितना आपने किया। तो उसमें थोड़ा सा बेनिफिट ये भी दिया गया है कि जो अकाउंट्स है उनको सीजीटीएमएससी भी कवर कर सकते हैं, अगर उनको कोई मशीन्स वगैरह खरीदनी है या कुछ और वो बनाना चाहते हैं, बिल्डिंग या इक्विपमेंट्स खरीदना चाहते हैं। तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी इनिशिएटिव है कि आप हॉस्पिटल्स में कंस्ट्रक्शन के लिए या ऑक्सीजन का कोई प्लांट लगाना है, इसके लिए भी अगर आप किसी प्रकार का कोई फाइनेंस चाहते हैं आपके कस्टमर्स, तो आप उनको बैंक्स में जाएं, या कभी बैंक ऑफ बड़ौदा है या पीएनबी, आप कहीं भी जाएं तो वहां पर आपको बहुत इजीली फाइनेंस मिल जाएगा। इस स्कीम से मिलती जुलती स्कीम है, प्लस थोड़ा सा रिलैक्स्ड क्राइटेरियाज आपको और मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर टाइम में। जी मार्जिन ठीक है। शायद 15% है। हाँ, पहले हाँ जैसे जी, 25% मार्जिन था, 15% मार्जिन है। मार्जिन है। प्लस आपको पहले कुछ ना कुछ होता था कि हॉस्पिटल्स में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कोलेटरल बैंक्स डिमांड करते थे, बट नाउ यू कैन गो एंड दैट कैन बी कवर्ड अंडर सीजीटीएमएससी। तो ये थोड़ा सा गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि विदाउट कोलेटरल भी हमें हॉस्पिटल्स को फाइनेंस करना पड़ेगा। तो छोटा आप मतलब इस स्कीम्स के लिए भी कोई हॉस्पिटल आपका है क्लाइंट जिसको रिक्वायरमेंट है, तो आप अभी जा सकते हैं। आरबीआई का इनिशिएटिव है इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स की डेवलपमेंट के लिए। बहुत बड़ा हो गया हमारा। तो जो मेन जो कुछ चीजें हमने आपसे डिस्कस करनी थी, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और एमएसएमई क्लाइंट्स के बीच में बैंकर्स का क्या गैप आप क्रिएट ब्रिज कर सकते हो, उसके लिए क्या था कि जब भी आप अपने
क्लाइंट को रिप्रेजेंट करो बैंकर्स के सामने, तो एक जो ट्रस्ट वाला रिलेशन है वो आपने डेवलप करना है उस आरएम के साथ या उस बैंकर्स के साथ। तो आपको जो जब भी आप जाओ अपने बैंकर के पास, तो आप अपने प्रमोटर जो आपका क्लाइंट है उसके बारे में पूरा ब्रीफ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे और आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे, तो जो शेकीनेस होगी उस ट्रस्ट की, वो वो आपके जो क्लाइंट का लोन रिजेक्ट करा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रमोटर्स का जो क्राइटेरिया होता है, प्रमोटर्स की जेन्युइननेस है। बिकॉज एमएसएमई कस्टमर्स में हमें पता है कि फाइनेंशियल्स बहुत, ऐसा नहीं है हाई फाई लोग फाइनेंशियल्स बनाते हैं रेगुलरली, उसको बहुत बड़े बड़े फाइनेंस के लोग मैनेज करते हैं, बिकॉज छोटे अकाउंटेंट होते हैं। तो पहला बैकग्राउंड जो देखा जाता है किसी भी एमएसएमई यूनिट को फाइनेंस करने के लिए, वो होता है प्रमोटर का बैकग्राउंड। प्रमोटर को, जिस भी प्रमोटर को आप प्रेजेंट कर रहे हैं बैंक में एज अ ट्रस्ट के हिसाब से, तो एटलीस्ट जो वो बिजनेस रन करना चाहता है, ही शुड हैव द नॉलेज ऑफ दैट बिजनेस, और सेकंड उसका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। तो जब भी आप किसी प्रमोटर को इंट्रोड्यूस करें, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिए कि प्रमोटर्स का बैकग्राउंड या कुछ बेसिक ड्यू डिलिजेंस भी आप कर लें, एटलीस्ट उनकी सिबिल ऐसी ना हो। कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि बैंक स्टेटमेंट में इस तरीके की एंट्रीज ना हो, चेक रिटर्न्स ना हो, कि अगर आप फर्स्ट फेज में ही वो चीजें प्रेजेंट कर रहे हैं बैंक को, और वो फर्स्ट फेज में ये 3 चीजों को आइडेंटिफाई कर लेता है। बिकॉज ड्यू डिलिजेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप देखें तो सिर्फ एक बैंक स्टेटमेंट देखता है बैंक सबसे स्टार्टिंग में, और सिबिल जनरेट करता है। अगर वो 2 चीजों में जनरेट करके ही उसको एरर दिख जाएगा, और अगर हमने 1-2 फाइलें ऐसी दे दी जिसमें इस तरीके का एरर्स आ गया, तो नेचुरली बैंकर का ट्रस्ट फिर खत्म हो जाएगा। बिकॉज ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं ड्यू डिलिजेंस पार्ट में। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये दो स्टेप्स ऐसे हैं जो सबसे पहले ही बैंकर्स देखता है, और उसके बाद वो प्रिलिमिनरी बेसिस पे ही डिसीजन ले लेता है कि हमें फाइनेंस करना है या नहीं करना है ना सुमित जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग क्लाइंट है तो उसके एक्सटेंशन लेटर को आप जरूर पढ़ें कि उसमें क्या क्या कंडीशंस बैंक ने लगाई थी और उसका क्या क्या कंप्लायंस हुआ है। क्योंकि अगर कंप्लायंस नहीं होगा तो बैंक क्या करता है कि पेनल इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, तो बिल्कुल। वो फाइनेंशियल लॉस होगा आपके क्लाइंट को। और अगर उसको क्लाइंट का लॉस हो रहा है तो वो आपका लॉस भी माना जाएगा, क्योंकि माना आप नहीं जाएगा। उसको गाइड कर पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कई बार हम रेशियोज देते हैं, सीएमएस देते हैं, बिकॉज बहुत सारे हम लोग चार्टेड एज अ चार्टेड अकाउंटेंट्स ही ज्यादातर सीएमएस बना के सबमिट करते हैं बैंक्स को। तो उसमें जो भी हम रेशियोज एनविसाज करें उनके फ्यूचर के लिए, चाहे वो सेल्स हो या कुछ हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि क्या होता है। नॉर्मली हम ज्यादा लेवल पे दे देते हैं जब स्टार्टिंग फेज पे हम फाइनेंस कराते हैं, तो उस समय कुछ होता नहीं है इतना बैंक का, तो चलो नई यूनिट है तो उसमें ज्यादा दिखा के हम फाइनेंस करा देते हैं। बट नेक्स्ट ईयर जब उस अकाउंट को रिव्यू करना होता है ना, उसमें हर बैंक अपनी एक इंटरनल रेटिंग कैरी करता है, और उसमें वही मार्क्स होते हैं कि जो वो एस्टिमेटेड सेल थी वो अचीव कर पाया नहीं कर पाया, प्रॉफिट अचीव कर पाया नहीं पाया, उतनी कैपिटल ला पाया नहीं पाया। तो अगर उन केसेस में वो फेल हो जाएंगे क्राइटेरियाज में, तो फिर वहां पर उनकी प्राइसिंग अननेसेसरी बढ़ जाएगी। तो जब भी हम कोई फाइनेंशियल दें या सीएमए प्रोजेक्शंस वगैरह दें, तो हम ध्यान रखें कि उनकी जेन्युइननेस हो और वो एक्चुअलिटी में उसे कर पाए। अगर वो अचीव करेंगे तो उसके उतने ही ज्यादा मार्क्स होते हैं। तो तो आपके जितने यहाँ भी अच्छे यही? मार्क्स होंगे उतना कम आपका प्राइसिंग होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जितने ज्यादा मार्क्स होंगे उतना कम आपका प्राइसिंग होगा। अभी बैंक्स ने जो है एमएसएमई यूनिट्स के लिए, पर्टिकुलरली बैंक ऑफ बड़ौदा ने सीएमआर रेटिंग, सिबिल एमएसएमई रैंक जो होता है बेसिकली, उस रेटिंग को इंट्रोड्यूस किया है लास्ट 1.5 ईयर से। और बहुत सारे पीएसबी बैंक्स भी इसको कर रहे हैं। बिकॉज पहले इंडिविजुअल सिबिल्स निकाली जाती थी जो कि नाम के बेसिस पे होती थी, बट इसे कमर्शियल सिबिल कहा जाता है जिसमें वेरियस रैंक्स आ जाता है। और सिबिल ही उनकी ट्रांजेक्शन के बेसिस पे चेकआउट कर लेता है कि वो कैसा टर्नओवर है, क्या कोई फ्रॉड्स हैं, कोई चेक्स रिटर्न्स हैं, कोई ओवरड्यूज है उनके। और उस पर्टिकुलर रैंकिंग के बेसिस पे आजकल प्राइसिंग डिसाइड होती है, जो वो कोलेट्रल हमें ऑफर कर रहे हैं प्लस उनका सीएमआर रैंक जो ऑफर कर रहे हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा इस रैंकिंग प्राइसिंग के बेसिस पे फॉर एक्सपोजर अप टू 5 करोड़ हम लोग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अराउंड 7.25% से 7.5-7.75% तक दे रहे हैं। तो हर बैंक एमएसएमई के लिए अराउंड 7 to 8% का प्राइसिंग दे रहा है, जिसमें पीएनबी भी बहुत आगे है और बैंक ऑफ बड़ौदा भी बहुत आगे है। तो इस कॉन्सेप्ट के कारण ये जो सीएमआर रैंकिंग है डिराइव होती है कि कस्टमर कैसा अपने अकाउंट्स को मेंटेन करता है, कैसा उसका फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। तो इसीलिए आप कस्टमर्स को, अपने जो भी कस्टमर्स हैं उनमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन करने की चीज जो है वो बहुत जरूरी बताएं, क्योंकि पहले ये मेंटेन नहीं होता था फाइनेंशियल डिसिप्लिन, जिसके कारण रेटिंग जो है अब लोअर आती है और हम लोग अच्छी फाइनेंसिंग कर नहीं पाते, अच्छी प्राइसिंग दे नहीं पाते हैं। तो थोड़ा सा एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम ये ध्यान रखें कि उनके फाइनेंशियल जो है उनमें प्रॉपर डिसिप्लिन हो अकाउंट्स में, जिससे कि उनको इजी फाइनेंसिंग मिल पाए। अब ये टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। हाँ, टाइम ज्यादा हो गया है।
आई थिंक हमारा 12 बजे तक का टाइम था, 12:15 का टाइम ले लिया है हमने। आई होप आप सबको ये अच्छा लगा होगा। जो इन्फॉर्मेशन सुमित जी ने शेयर करी, मैं तो सुमित जी से बहुत सीखा इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में, और उम्मीद करता हूँ जब भी इनसे मुलाकात होगी तो बैठेंगे, बड़ा अच्छा डिस्कशन रहेगा हमारा। थैंक यू सुमित जी, थैंक यू टू ऑल द लिसनर्स। आपकी अगर कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो फोन नंबर्स भी आपको शेयर करेंगे। आप लोग जुड़ना चाहें बैंक ऑफ बड़ौदा पीएनबी के साथ तो हमें कांटेक्ट करें। मैं यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का रीजनल ऑफिस जो करनाल का है, यहाँ पर उसका क्रेडिट इंचार्ज हूँ मैं। तो कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या पूरे करनाल रीजन में, जिसमें सोनीपत भी हमारा एक बेसिकली सोनीपत डिस्ट्रिक्ट भी हमारे रीजन में ही आता है, तो उससे आपकी कोई रिलेटेड यूनिट्स है जिनको आप फाइनेंस कराना चाहें, या आप चाहें हमसे आके डिस्कस करना, तो आप बेझिझक हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस, एंड थैंक यू सुमित जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू श्वेत जी एंड सुमित जी। आपने बिल्कुल भी एक मिनट पूरा नहीं लिया, बिकॉज ऐसा लग रहा था कि जैसे सुनते रहे, बिकॉज दिस इज एक्चुअली अ वंडरफुल टॉपिक। और बहुत कम ऐसा होता है कि बैंकर आके खुद उसे बताते हैं। और जनरली जो पीएसयू बैंक के बारे में लोगों ने धारणा बनाई हुई है कि टाइम लगता है, ये लगता है, but we also need to understand that PSU banks are the initiator. I would say initiate. Why I am using this word initiator? Because ultimately they take the, बाद में उसका ट्रैक रिकॉर्ड बनने के बाद प्राइवेट बैंक्स के लिए वो इजी बनाते हैं। तो जो बेस बनाने का काम करते हैं, जो एक पिलर, जो नींव रखने का काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक ही करते हैं, और उनका बड़ा रोल है। तो वुड थैंक यू यू नो ईच वन ऑफ यू, या सभी मैं पीएसयू बैंक को बताऊंगा कि हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेटर्निटी में जो एक रिस्पेक्ट है स्पेसिफिकली फॉर द पीएसयू, वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि आज इंटरनेशनल एमएसएमई डे है, तो हमारे पास आज मेरा सौभाग्य है कि हम लोग हमारे न्यूज़लेटर भी पब्लिश करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे दोस्त, मेरे कलीग सरस जैन से कि न्यूज़लेटर के बारे में सोनीपत ब्रांच को बताएं और उसे करें, क्योंकि आज आप दोनों भी हैं और हमारे ब्रांच के बहुत सारे मेंबर हैं, सीनियर मेंबर हैं, सब हैं। थैंक यू पंकज भाई। तो इस न्यूज़लेटर के में वाकई में हमारी टीम ने और ब्रांच के मेंबर्स ने बहुत मेहनत करी है। हो सकता है इसमें कुछ एरर हो, कुछ रह गया हो, मिस आउट हो गया हो, तो प्लीज आप हमें जरूर बताएं, और हम तो सो दैट उनके फ्यूचर आर्टिकल्स में उसको ठीक कर पाएं। और मेंबर्स ने जो अपने आर्टिकल्स दिए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, कि वो आगे भी कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। नाउ आई विल शेयर माय स्क्रीन। आई थिंक इट इज विजिबल टू ऑल। इट इज विजिबल नाउ। Suresh, you have started the screen, but I think it is not visible. Now it's visible, perfectly visible. Visible? Okay, this is the newsletter of March. अभी ये मेल पे एंड ग्रुप्स पे आ जाएगा सभी के पास। This is our founder chairman of the branch, C.A. Tilak Chandna जी। हमें इसके लिए आईसीआई के प्रेसिडेंट से भी बधाई मिली है। Yes. This is our changeover. ये हमारे सभी ब्रांच कमेटी मेंबर्स। These are the past presidents from the northern region. And now the article section is started. This is the activity report of our branch. I see a message. This is for March. This is for April now.
These are the galaxy of the past in our Soniput branch. Article section started. Activity report. Now the last one is for third newsletter of May. NARC chairman message for our Soniput branch. Article section. This is the student article we have received. Activity report. Now this is it. अगर किसी मेंबर को सजेशंस हो तो वो प्लीज हमें बताए सो दैट हम इसको फ्यूचर एक्टिविटीज में अपने में ठीक कर पाएं बिजनेस लेटर में। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट स्पीकर सीए पंकज गोयल, जो कि सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर भी है हमारे ब्रांच के। वो हमें बताएंगे ब्रिजिंग गैप इन द एमएसएमई। एंड पंकज इज associate member of ICI, ICSI, and also happens to be a lawyer. He is a member of PhD, Chamber of Commerce, worked with multiple banks like HDFC, IDFC, consulted in multiple fintech companies on score-based lending, helped NBNC raising funds through development financial institution from abroad, helped domestic companies in raising money through equity and debt, founder of fintech company for supply chain financing, and partnered with numbered RBI approved trend platform. So I would invite CA Pankaj Goyal for his deliberation. Thank you. Am I audible to everyone? Yes, Pankaj, you are audible. Okay, let me share my screen. Hope everyone is able to see my screen, right? Yes, Pankaj. So thank you, Satish bhai, आपने मुझे introduce किया and for this wonderful introduction. And before starting this session, I would like to thank our two wonderful speaker, CA Sumit Sapra ji and Shwet Gupta ji, जिन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और आज के इस सेशन को अटेंड करने के लिए अपना टाइम दिया। और डेफिनेटली मुझे तो ऐसा लगता है बहुत सारी नॉलेज उन्होंने दी, बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे जो हमें नहीं पता बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम अपने क्लाइंट्स के लिए बहुत सारे सीएमए बनाते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, ऑडिट करते हैं, बट कहीं ना कहीं फाइनेंसिंग इज की प्लेयर और बेसिक फ्यूल टू द बिजनेस। बिकॉज अगर फाइनेंसिंग टाइम से अवेलेबल नहीं होगी तो बिजनेस को अच्छे स्मूथली रन कर पाना इज नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर एनी ऑफ द बिजनेसमैन। एंड उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट का कंट्रीब्यूशन भी फिर लिमिटेड ही रह जाता है, बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन ओनली एडवाइस but cannot put fuel into his business. So आज का जो मेरा टॉपिक है वो सप्लाई चेन फाइनेंसिंग है।
this might be new topic for someone because I am also learning. Everybody is learning, so we should learn each and every day. So this might be a new topic for someone, and some chartered accountants might be aware about this and might be advising their clients in getting the funds through supply chain financing. So basically, because आज इंटरनेशनल MSME डे है, तो वैसे तो श्वेत जी ने, सुमित जी ने बताया ही है, तो कोई भी ऐसी एंटिटी, अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें, कोई भी ऐसी एंटिटी जिसकी टर्नओवर लेस देन 250 CR है, that will fall under the definition of MSME, that will fall under the classification of MSME, micro, small and medium enterprises. इंडिया में जो ओवरऑल अगर एक MSME नंबर की बात की जाए, जो बहुत सारे डाटा सोर्सेज पब्लिश करते हैं, वो लगभग 6.33 CR है, यानी कि 6 करोड़, 6 से 6.25 करोड़ के लगभग MSME है. And government also understand that this sector plays crucial role in the development of the economy, because इतना unorganized sector होने के बाद, unorganized क्यों बोला मैंने इसे, बिकॉज कुछ के रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ को क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है. तो डिस्पाइट ऑफ हैविंग दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, स्टिल दिस सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग 30%, 29 to 30% टू द GDP every day. So if we will see the budget, government budget for pushing the MSME, so it is getting doubled by each and every year. So last year this budget was 15,700 crores. एंड अगर मैं कुछ की स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, क्योंकि आज इंटरनेशनल MSME डे, इतने सारे बैंक होने के बावजूद, इतना बड़ा इंडिया होने के बावजूद, only 16% of people that receive credit from the formal sources. So ये मैं MSME का एक डाटा जो कि ACCA की रिपोर्ट है और PwC की रिपोर्ट है, उसके बेसिस पे मैं इस डाटा के बारे में बता रहा हूँ. अगर मैं पूरे सेक्टर के डिमांड की बात करूं, तो विद दिस इज 32.5 लाख करोड़. एंड टोटल अवेलेबल फाइनेंस आज के टाइम में जो अगर अवेलेबल फाइनेंस है, अवेलेबल है MSME सेक्टर के लिए, व्हिच इज 14.6 लाख करोड़. So it is really a matter of concern as well, and we also need to deep dive into it कि क्या MSME की कुछ मिस्टेक है या बैंकर्स की कुछ मिस्टेक है. Because bankers are day in day out pushing people that prepare your financials according to your business, follow all the basic principles, try to avoid defaults, try to follow the CIBIL guidelines and all, but still there is a gap. So आज अगर हम प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बट कहीं ना कहीं वो दोनों प्रोडक्ट, वो सारे प्रोडक्ट्स दो मेजर प्रोडक्ट्स में क्लासिफाई हो जाते हैं, which is fixed tenor term loans. It may be WCTL or it may be anything. So fixed tenor term loans, and second one is OD or CC facility. So these are two old traditional finance option which are available to MSMEs nowadays. And अगर मैं पूरे क्रेडिट गैप की बात करूं, it is 20 to 25 trillion. It is as per the latest report published by RBI, published by PwC. So I'm only talking about the facts. There are certain limitations. So I'm not saying that there are limitations with the banks. Bankers are always keen to fund. Bankers are always keen to fund, but there are certain limitations with these products. होता है बहुत बार कोलेटरल बैक हैं, फाइनेंशियल ठीक फिट नहीं बैठते. सो एक प्रोडक्ट आता है जो जिसके बारे में जो बहुत ज्यादा इंडिया में जिसका इंटीग्रेशन अभी तक नहीं है, माइट बी, एंड व्हिच इज सप्लाई चेन फाइनेंसिंग. तो सप्लाई चेन फाइनेंसिंग का सिंपल सा मतलब है, जो कि सुमित जी ने IOCL का एग्जांपल देके बताया, और ये हर कंपनी में एप्लीकेबल हो सकता है. सो एक बड़े एंकर की हिस्ट्री के बेसिस पे उसके डीलर या वेंडर को, सो आई विल टेक एग्जांपल ऑफ मारुति हियर. तो मारुति के एक साइड डीलर्स होंगे जो कि शोरूम हो गए मारुति के, जिन्होंने भी मारुति की डीलरशिप ली हुई है, और एक साइड मारुति के वेंडर्स हो गए, कोई नट बोल्ट बना के देता है, कोई स्क्रू बना के देता है, कोई टायर बना के देता है, कोई कुछ भी बना के देता है. सो लेट्स सपोज अ वेंडर कम टू मारुति दैट आई नीड पेमेंट, मुझे अर्जेंट जरूरत है पेमेंट की, बिकॉज आई नीड टू पुट दैट मनी इनटू माय प्रोडक्शन साइकिल एंड देन आई विल बी सप्लाइंग इट टू यू. तो मारुति कहता है नहीं, वी आर हैविंग 90 days क्रेडिट पीरियड, विल बी पेइंग
your dues after 90 days only. तो आप 90 days के बाद आइएगा, because there are clear cut structure to pay the vendors on time. So supply chain financing facility के through होगा क्या? Because payment तो ultimately आपको मारुति से आनी है, तो banker or anybody, any facilitator will enter into that transaction. So I'll be also talking about multiple products around it as well. इस तरह के products हैं, factoring है, vendor financing है, dealer financing है, buyer financing है. So I'll be talking about each and every product. But let's suppose अगर बैंक ऑफ बड़ौदा कहता है कि मारुति is a very good client, मारुति से पैसा आना है 90 दिन बाद, और वेंडर को कहते हैं कि अगर आपको मारुति से पैसे लेने हैं, आप मारुति से कंफर्मेशन दिला दीजिए, आप मारुति को कंफर्म कीजिए दैट मारुति विल बी पेइंग ऑल द मनी टू बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा. और बीओबी आज क्या करेगा? बीओबी विल बी पेइंग टू द वेंडर ऑन वेरी फर्स्ट डे. तो इससे हुआ क्या, फायदा क्या हुआ कि वेंडर जिसको डे 1 पे पैसा चाहिए था, उसे डे 1 पे पैसा मिल गया. एंड इफ आई टॉक अबाउट इंटरेस्ट बेनिफिट, तो उसे इंटरेस्ट उसी रेट पे मिला जिस रेट पे लेंडिंग आज मारुति को होती थी. तो सबसे ज्यादा फायदा जो सप्लाई चेन फाइनेंसिंग का वो यही है दैट इट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट एंड ऑप्टिमाइज वर्किंग कैपिटल फॉर बोथ बायर एंड सेलर. अब सेलर को क्या हुआ, अब सेलर के बायर के लिए क्या फायदा हुआ, मारुति के लिए क्या फायदा हुआ कि हो सकता है मारुति को टाइम से पैसा देना था, वो वेंडर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि मारुति को टाइम से पैसा देना पड़ता. But due to intervention of Bank of Baroda, now Maruti is also having extended credit period. So दोनों को फैसिलिटी मिली, दोनों को टाइम से पैसा मिला. बैंक को कैसे फायदा हुआ? अब सप्लाई चेन फाइनेंसिंग इतना वंडरफुल प्रोडक्ट्स है, मैं अगर आपको इसके बारे में बताऊं कि बैंक को इसमें क्या फायदा हुआ कि एंड यूज मॉनिटर्ड है पूरी तरह से. वी माइट हैव सीन अनफॉर्चुनेटली सम ऑफ द इंस्टेंसेस जहां पे हमने देखा कि बहुत सारे एक दो चार्टर्ड अकाउंटेंट जिन्होंने एंड यूज मॉनिटरिंग का सर्टिफिकेट बना के दिया था कि फंड का यूटिलाइजेशन यहाँ पे हुआ. बट ये तो उस तरह की लिमिट है कि इसका यूटिलाइजेशन इनिशिएट ही तभी होगा जब ये पेमेंट जब ये पेमेंट वेंडर को ही जाएगी. मारुति कैन ओनली पे टू दैट पर्टिकुलर वेंडर. सो कंप्लीट एंड यूज मॉनिटरिंग इज देयर. सो अगर कोई बैंक ऑफ बड़ौदा से ये पूछे कि आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है आप टर्म लोन देते हैं, आप सोसाइटी this is a business for you, you are taking deposit and then lending it to the people, but now they are clearly imparting this fund for the health of the business, because vendor को क्या फायदा होगा, vendor will be getting the money on very first day and putting this into his production cycle. अगर हम देखें किसी MSME वेंडर की जो मारुति को सप्लाई करता है, उसकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए है उस हिसाब से, और उसके डेटर डेज जो कि 90 डेज के हैं वो 1.25 CR बनते हैं. अगर ये पैसा, अगर 50% पैसा भी उसे टाइम से मिल जाए, दैट विल बी अगेन पुश्ड इनटू द प्रोडक्शन साइकिल, और उसकी टर्नओवर अगले साल 30 से 40% बढ़ जाती है. So this is indirectly or directly creating a positive impact on the health cycle of the business. So this is one of the beauty of supply chain financing. Now let's talk about on the dealer और buyer side. अब मारुति के डीलर्स और बायर्स हैं. मारुति ने कहा कि जिसको मेरे साथ काम करना है कैश पे काम करेंगे हम, तो आप हमें एडवांस पेमेंट दीजिए, फिर हम आपको गाड़ी भेज देंगे. अब एक डीलर लेट्स सपोज बेस्ड आउट एट सोनीपत एंड डूइंग वंडरफुल बिजनेस ऑलरेडी विद फोर्ड मोटर्स. अब वो कहता है कि नहीं मुझे मारुति की डीलरशिप लेनी है, नाउ आई वांट टू डू बिजनेस विद मारुति, बट आई एम हैविंग शॉर्ट ऑफ फंड्स. मेरे पास आज पैसा नहीं है, बट मुझे ये पता है कि मैं हर 15-20 दिन में अपनी गाड़ियां बेच के पैसे पे कर सकता हूँ. तो डीलर के लिए भी यहाँ पे एक फैसिलिटी ये आती है कि ऑन द अगर मारुति को ये कंफर्ट है कि हम उधार तो दे सकते हैं इसको, बट अपना कैश फ्लो नहीं बिगाड़ना चाहते, तो इफ समबडी इज प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू हिम, वी कैन टेक सम सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, 10 या 15% की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं. बिकॉज आज अगर मारुति या कोई भी ऐसा बड़ा कॉर्पोरेट या कोई भी एंकर, मैं स्टेक होल्डर्स की भी बात करूंगा, एंकर किसको बोलते हैं, डीलर किसको, एंकर किसको बोलते हैं, एंकर वर्ड के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगा. अगर मारुति एज एन एंकर कहता है कि अपनी फाइनेंस टीम से मारुति ने डिस्कस किया कि आज जो ऑलरेडी हमारे डीलर्स हैं हम उनमें से कितनों को क्रेडिट देते हैं, तो लेट्स सपोज दे हैव कंक्लूडेड दैट ऑलरेडी 50% ऑफ डीलर्स और बायर्स आर ऑलरेडी गेटिंग द क्रेडिट. तो मारुति ने कहा कि उन पे हमारा एक्सपोजर कितना है,
तो CFO सेड कि पूरा ही एक्सपोजर है, बिकॉज अगर हमने उधार दिया है तो एक्सपोजर भी हमारा ही है. अगर कोई भी डीलर या बायर आज डिफॉल्ट करता है तो पूरा का पूरा लॉस हमारा ही होगा. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो नाउ बैंक इज सेइंग कि ठीक है, आज तो आप 100% एक्सपोजर ले रहे हैं, तो लेट्स गिव एटलीस्ट 25% ऑफ कॉर्पोरेट गारंटी और 100% कॉर्पोरेट गारंटी, बिकॉज अल्टीमेटली रिस्क इज योर्स, बट वी आर giving you money on very first day, तो at least we need some kind of risk sharing arrangement from your side as well. तो जैसे सुमित जी ने बताया कि IOCL की दी, अब IOCL ने भी उनसे कहा होगा कि नहीं, हमारा कंट्रोल है हमारे डीलर पे, हम रिस्क शेयरिंग कर सकते हैं बैंक के साथ, बिकॉज आज अगर मैं उसको पेट्रोल या डीजल सप्लाई नहीं करूंगा तो उसका बिजनेस ही बंद हो जाएगा. तो कहीं ना कहीं ये एक उस तरह की लेंडिंग है जहां पे बोरोवर्स दो रहते हैं और असेसमेंट भी दो लोगों की होती है और फंडिंग का बेनिफिट भी दो लोगों को मिलता है और रेट का बेनिफिट भी जिसको पैसा मिलता है रेट का बेनिफिट भी उसे मिलता है, बिकॉज क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ द लार्ज कॉर्पोरेट विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. मैंने एक ग्राफ डिपिक्ट किया है यहाँ पे, कैसे चलता है ये. सो दिस इज द सप्लायर ने अपने गुड्स को डिलीवर किया बायर को. Buyer send the invoice to the SCF service provider. It can be a bank or it can be a fintech company or it can be any other facilitator. उसने बैंक ने ये पैसा पे कर दिया सप्लायर को on very first day after taking the confirmation. Yes, you have supplied the goods. He said yes. Now on the due date, on the 90th day, buyer will be paying to the SCF service provider later as per the agreed due date. जो भी ड्यू डेट होगी उस पे बायर ये पैसा पे कर देगा. अब इस सप्लाई चेन फाइनेंसिंग में कितने लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं? सो डेफिनेटली वन इज लेंडर, जो पैसा लगाता है, जो एक्सपोजर फाइनली लेगा. सेकंड इज एंकर, व्हिच प्लेस क्रूशियल पार्ट इन दिस इंजन, बिकॉज एंकर के बेसिस पे ही जो भी कॉर्पोरेट होगा, एंकर के बेसिस पे ही लेंडर कॉल लेता है. बिकॉज लेंडर का कहना है कि देयर नीड टू बी अ एंटिटी, डीलर या सप्लायर जो भी एंकर का होगा वो बड़ा हो ना हो, उसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी हो ना हो, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी हो ना हो. एंकर की क्रेडिट वर्दीनेस का अच्छा होना बेहद जरूरी है, बिकॉज बैंक इज टेकिंग रिस्क ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एंकर. सो अगर वो मारुति नहीं भी है तो चलेगा, अगर उसके टर्नओवर 5,000 करोड़ के बजाय 100 करोड़ रुपए भी है तो चलेगा. ओनली एंड ओनली थिंग इज दैट his credit worthiness should be good, rating should be good, rating must be having at least investment grade rating or better than BBB plus. So these kind of rating must be there. Now अब इस पे, because आज हम अभी भी COVID pandemic is still going on, every day numbers are increasing, going down, so these kind of scenarios we are facing day in day out. So some of the analytics you chartered accountants have also made कि इस कोविड का इम्पैक्ट क्या रहा, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ सप्लाई चेन फाइनेंसिंग. बिकॉज पिछले एक साल में सबने इस बात को ऑब्जर्व कर लिया है कि देयर इज नीड टू ऑटोमेट द बिजनेस ऑपरेशंस डिजिटली. एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस फैक्ट. सेकेंडली, पिछले कुछ सालों, पिछले 1 से 1.5 साल में आपने ये भी बड़ा फेस किया होगा कि अब हमने उधार बंद कर दिया है. आपके बहुत सारे क्लाइंट्स ने ऐसा भी बोलना शुरू किया होगा कि नहीं, अब हम उधार कम देते हैं या हमें उधार कम मिल रहा है. तो देयर इज लैक ऑफ ट्रस्ट, देयर इज ट्रस्ट डेफिसिट. पीपल डू नॉट ट्रस्ट ईच एंड एवरी बिजनेसमैन विथ विच दे आर ऑलरेडी डीलिंग ब्लाइंडली. तो वो बहुत थोड़ा एक्सपोजर उनके साथ लेना चाहते हैं या उधार देना ही नहीं चाहते. एंड कहीं ना कहीं बिकॉज इन इंडिया उधार जो है, उधार और जो क्रेडिट है, उसके बेसिस पे बहुत सारे बिजनेस चलते हैं. तो अगर वो बिजनेस से हम एकदम से हटा देंगे तो इट विल बी इनडायरेक्टली हैम्परिंग द बिजनेस ऑन बोथ द साइड्स, सामान खरीदने वाले को भी और सामान बेचने वाले को. आई थिंक क्रेडिट इज द की टू एनी ऑफ द बिजनेस, स्पेसिफिकली इन इंडिया व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडिया. एंड कोविड हैज आल्सो पुश्ड बायर और सप्लायर टू पुट opt out any of the intermediary to channelize their supply chain financing process, because आज बायर को भी लगता है और सप्लायर को भी लगता है, दोनों साइड लगता है कि अगर कोई होता जो हमें सामान बेचने के लिए भी डे वन पे पैसा दे देता और हमारे वेंडर को पे करने के लिए भी पैसा दे देता. एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज द सेम स्टेटमेंट हैज बीन सेड बाय आवर फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर P. Chidambaram. He once said
कि इंडिया को वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट सप्लाई चेन फैसिलिटी की जरूरत है। उनका कहना था कि अगर हम आपके वेंडर को पे करने के लिए पैसा दे रहे हैं और जो सेल आप आज करना चाहते हैं उसके लिए पैसा दे रहे हैं, अल्टीमेटली वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी आपको चाहिए तो इसीलिए ना। तो ही वंस सेड दिस। एनीहाउ वी टॉक अबाउट द प्रेजेंट सिनेरियो। तो आज अगर मैं एग्जिस्टिंग इंफ्रा की बात करूं जो सप्लाई चेन फाइनेंसिंग का है, तो सप्लाई चेन फाइनेंसिंग का एक बहुत वंडरफुल प्रोडक्ट है फैक्टरिंग। इसकी this has shown the tremendous growth in last 4-5 years. I have not taken into consideration 2020 number because it is altogether an exception. और इस इंडिया में जो सप्लाई चेन फाइनेंसिंग का इंटीग्रेशन है, इट इज इवन लेस देन 1% ऑफ GDP, despite of having so many risk coverage in this product, despite of having so many facility with the anchors, buyers, dealers, lenders. Contribution from this particular product is very less. So kahin na kahin maybe less awareness about this product or customization is required because India इतना diversified country है, bankers को, fintech companies को भी आगे आना पड़ेगा, so that there need to be multiple policies to be laid down to help the corporates, anchors, MSME businessmen to make the tailor-made products for their help. And this is creating a huge market opportunity for the bankers or anybody who is present into this segment. So if I talk about gap, इसमें अभी gap क्यों आ रहे हैं? तो बेसिकली NBFCs तो डेफिनेटली हाई रेट लेंडिंग होती है, तो NBFCs को अगर हम साइड में रख दे तो प्राइवेट बैंक और PSU बैंक जो अभी जिन्होंने जो बहुत टाइम से इस प्रोडक्ट को कर रहे हैं, so this is not a new product, this is very old product, very old school kind of products already used by a bank but not very much popular in the MSME segment specifically. So that's why I've taken this session to tell about this product specifically. So bankers के अपने limitations हैं, corporate की रेटिंग नहीं है अच्छी, एंकर की रेटिंग नहीं है, या एंकर का अगर कोई वेंडर है तो एंकर खुद से उसकी पेमेंट डिले करना चाहते हैं अगर उसका उद्यम में रजिस्ट्रेशन नहीं है। बिकॉज आई विल टॉक अबाउट द ट्रेड्स प्लेटफॉर्म कि उद्यम में रजिस्ट्रेशन होने का फायदा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फायदा क्या होगा। अब हम इसके प्रोडक्ट्स की बात करेंगे बिकॉज वी आर हैविंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स अराउंड इट। तो मैं सबसे पहले नीचे से शुरुआत करूंगा। तो एक प्रोडक्ट है फैक्टरिंग रिसीवेबल एंड पेबल। इस प्रोडक्ट की ब्यूटी क्या है कि इसमें कोई भी बोरोवर नहीं बनता है। Strange thing is that you are getting the money from the bank, but nobody would be considered as borrower in your books of accounts. So let's suppose there is an anchor. Let's suppose there is a Parle-G company है एक साइड, और दूसरी साइड उसका वेंडर है जो Parle-G को मे बी फ्लोर, रिफाइन ऑयल और एनीथिंग which any MSME player is supplying to the Parle-G. उस पर्टिकुलर सिनेरियो में होगा क्या? बिकॉज आज Parle-G को तो उसकी 90 डेज बाद पेमेंट करनी थी। If BOB is paying on, if any of the bank is paying on very first day to this particular vendor, then जो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, that accounting treatment will be this Parle-G will be considering bank as the creditor if it is happening through the factoring. बाकी सारे प्रोडक्ट्स में ये अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर ये फैक्टरिंग के थ्रू होता है तो Parle-G will consider bank as the creditors, और जो वेंडर है, वेंडर तो कोई ट्रीटमेंट यहाँ पे करेगा ही नहीं, बिकॉज वेंडर को ने तो जो सामान बेचा उसके लिए तो उसे पैसा मिल चुका है। तो इन दिस वे दिस विल नॉट इम्पैक्ट द बुक्स एज वेल, ऑल्सो इट विल नॉट हैम्पर एनी OCC लिमिट और जो भी आपकी बाकी फैसिलिटीज चल रही हैं बैंक्स के साथ, जिस भी तरह के अरेंजमेंट है उसमें भी आपको ये कोई हार्म नहीं करेगा। तो अगर आपके MSME, आपके कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ डील करते हैं या ऐसे किसी कॉर्पोरेट के साथ डील करते हैं जिसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है या उसकी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत अच्छी है, तो आप उन्हें एडवाइस कीजिए कि अपने कॉर्पोरेट से बात करें
और इस ऑप्शन को मिलके एक्सप्लोर करें, सो दैट क्रेडिट नीड ऑफ बोथ ऑफ देम कैन बी सॉर्टेड आउट। और इसका रेट यू वुड बी अमेज्ड दैट मतलब आई हैव गॉन थ्रू द मल्टीपल डील्स, तो जो मैंने सबसे कम इसमें रेट की डील देखी है वो इट इज अराउंड 6%। तो इससे कम के केस में भी ये फैक्टरिंग पॉसिबल हो जाती है आज की डेट में। तो मतलब ये आपका 5.5-6% से शुरुआत हो जाती है फैक्टरिंग की, एंड इट क्लियरली डिपेंड्स अपॉन द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द एंकर। इफ इट इज अ AAA rated or AA rated kind of anchor, then definitely vendor will be getting best rate. And if credit rating is, let's suppose, BBB plus or BBB, then he'll not be getting that much good rate and might be getting the rate even more than 7-8%. So these kind of rates mechanisms are there. Now talk about the vendor financing for all. तो एक सिनेरियो में, इस सिनेरियो में क्या होता है कि लेट्स सपोज कॉर्पोरेट इज सेइंग कि मुझे इस प्रोग्राम का पार्ट नहीं बनना है। आपका क्लाइंट है तो खुद से बहुत बड़ा है और छोटे छोटे कॉर्पोरेट्स को, छोटे छोटे बायर्स को, बड़े बायर्स को, हर तरह के बायर्स को, हर तरह के सेगमेंट को डील करता है। और उसकी सेकंड पार्टी ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे 90 दिन में ही आपके पैसे दूंगा, आपको डील करनी है, आप खुद जाके करिए। तो उसके लिए वंडरफुल ऑप्शन है वेंडर फाइनेंसिंग। जिस भी बायर को वो सप्लाई करते हैं, जहां पे आपके जो क्लाइंट है, जो कि सप्लायर है, उसकी क्रेडिट रेटिंग नीड टू बी गुड, बिकॉज दैट विल बी ट्रीटेड, the credit exposure will be taken by the bank specifically on him as well. So he'll be considered as the borrower by the bank in books of accounts. और ये भी वेंडर भी अपनी बुक्स में लाइबिलिटी शो करेगा, लाइबिलिटी साइड में, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में बैंक का नाम शो करेगा। रीपेमेंट डेफिनेटली एंकर से ही होनी है, और इस केस में अगर डिफॉल्ट होगा तो अल्टीमेटली इट विल बी बोर्न बाय द सप्लायर ओनली, बिकॉज सप्लायर इज ऑलरेडी टेकिंग 100% एक्सपोजर ऑन द बायर। इस सिनेरियो में फैक्टरिंग में किसी की भी सेकेंडरी लाइबिलिटी नहीं है, बिकॉज फैक्टरिंग की डील तभी थ्रू होती है जब बैंक को लगता है कि दोनों पार्टीज, स्पेसिफिकली द एंकर जिसके थ्रू पेमेंट आनी है, दैट इज वेरी सॉलिड, वहां पर डिफॉल्ट के चांसेस कम है। और अगर इन केस कुछ परस्यू करना होगा बैंक को, तो वो इसी बायर को ही परस्यू करेंगे, वेंडर को नहीं परस्यू करेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट डीलर फाइनेंसिंग फॉर नॉन MSME लार्ज कॉर्पोरेट्स, दिस इज व्हाट सुमित जी हैज टोल्ड। दिस IOCL वाला जो प्रोडक्ट सुमित जी ने एक्सप्लेन किया था, वो इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में फॉल करता है, जहां पे डीलर फाइनेंसिंग होती है नॉन MSME लार्ज कॉर्पोरेट्स, IOCL, let's talk about Polycab, Havels, Parle-G, जितनी भी बड़ी कंपनी है वो कहती हैं कि हमें अपने डीलर से 90 डेज या 120 डेज तक पेमेंट आती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा एक ये भी है कि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स को ये लगता है कि यार हमें कलेक्शन करना पड़ता है, बहुत बड़ा टेंशन रहता है। आज अगर हमारा रिलेशनशिप मैनेजर ऑर्डर लेने जाता है तो वो आधा घंटा ऑर्डर लेने के लिए बात करता है और आधा घंटा पुरानी कलेक्शन के लिए बात करता है। तो ये एक प्रोडक्ट है जिसको मैंने बड़े करीब से भी देखा है। डालमिया सीमेंट के लिए मैंने ये प्रोडक्ट स्ट्रक्चर किया था। तो कॉर्पोरेट्स कहते हैं कि अगर इंटरेस्ट हमें भी बियर करना पड़ रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आज 90 डेज पहले MSME डीलर है जो पैसा दे दे, तो कॉर्पोरेट भी उसे कहेगा कि ठीक है, मैं तुम्हें 2%, 3%, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट मार्जिन, मैं आपको ये कैश डिस्काउंट दे सकता हूँ। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होता है, डीलर ही बोरोवर होता है, बिकॉज बैंक ने जो एक्सपोजर लिया है, पेमेंट की है, डीलर के बिहाफ पे की है। ऐसा भी डीलर से आना है, बिकॉज 90 डे के बाद जो पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो डीलर की ही थी। प्राइमरी रिस्क पहले बैंक डीलर के पास ही जाएगा पैसा लेने, उसके बाद सेकेंडरी लायबिलिटी कुछ केसेस में एंकर की रहती है, जहां पे एंकर कहते हैं कि नहीं, अगर बैंक को ये डील स्ट्रक्चर करने में प्रॉब्लम आ रही है तो बैंक को एंकर कंफर्ट देगा, बड़ा कॉर्पोरेट या बड़ा एंकर कंफर्ट देगा, कहेगा कि आप इसे स्ट्रक्चर कीजिए, आप डीलर के बिहाफ पे हमें पैसा पे कीजिए, हम आपको 25%, 50%, जितनी भी गारंटी, जो भी बैंक के साथ टर्म्स हैं, जो भी बैंक की पॉलिसी है, डिपेंडिंग अपॉन, प्राइवेट बैंक के साथ बहुत सारी नेगोशिएशन भी होती हैं। अब मैंने देखा है कि जो जिनकी पहले 100% की गारंटी होती थी, वो आज 25% या 5% पे आ चुकी है। सी इट इन ग्रीनप्लाई, मल्टीपल कंपनीज एज वेल। तो ये पॉसिबल है और यहाँ पे नेगोशिएशन होता है। उसके बाद
मैं बात करूंगा डीलर फाइनेंसिंग फॉर नॉन एमएसएमई स्मॉल कॉर्पोरेट्स। अच्छा, इस सेगमेंट में मैं एक बात बताना भूल गया जो मैंने बताई थी कलेक्शन वाली। अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो ट्रेड क्रेडिट था दैट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू फाइनेंशियल क्रेडिट। तो इसकी ब्यूटी ये है कि आज अगर कोई एमएसएमई किसी कॉर्पोरेट से सामान खरीदता है तो हो सकता है उसमें डिफॉल्ट कर दे, बट एमएसएमई को ये पता है कि वो बैंक का डिफॉल्ट नहीं करेगा। तो इट इज अ वे टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू योर बुक डेट्स एज वेल, कि अगर आप उसे बैंक के थ्रू लेंड करवा लेते हैं तो इट इज अ वे टू put security or provide comfort to your book debts by converting them into financial credit. So it is simply a conversion of trade credit into financial credit. ये जो फर्स्ट 4 प्रोडक्ट्स हैं ये सब वही हैं, बिकॉज बैंक यहाँ पे सिबिल में रिपोर्ट करेगा। फैक्टरिंग की सिबिल में रिपोर्टिंग नहीं होती, अगर प्रॉपर फैक्टरिंग है तो ये। If I talk about dealer financing for non-MSME small corporates, आज भी इंडिया में उतना पॉपुलर इसलिए नहीं हुआ है बिकॉज आज की डेट्स में बैंक्स या एनबीएफसीज या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर नॉट वेरी मच कंफर्टेबल इन टेकिंग एक्सपोजर ऑन द स्मॉल एंकर। अगर आपका एंकर साइज स्मॉल है, आपकी टर्नओवर लेट्स सपोज 200-300 करोड़ है, आपकी क्रेडिट रेटिंग डिसेंट है बट बहुत अच्छी नहीं है, डेफिनेटली डिसेंट ही रहेगी बिकॉज योर साइज इज नॉट सो मच बिग, देन इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, इन 2 सेगमेंट में fintech companies have taken a step and trying to tie up with multiple banks or the NBFCs जो इसमें हेल्प करेंगे इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस में। Now the facilitators who are there to help in this segment, तो एक जो 45 डेज वाला एमएसएमई का रूल सबको पता होगा। किसी भी बायर जिसने किसी एमएसएमई से सामान खरीदा है, उधार लिया है, अगर उसका उद्यम में रजिस्ट्रेशन है एमएसएमई का और एमएसएमई हैज इन्फॉर्म्ड दिस टू हिज बायर, तो उसकी ऑब्लिगेशन बनती है कि वो उसको 45 डेज में पेमेंट करे। इसी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने 2 साल पहले एक सिस्टम बनाया, ट्रेड सिस्टम। ट्रेड सिस्टम में 3 कंपनीज को लाइसेंस मिले। वन इज M1 एक्सचेंज, सेकेंड इज RXIL, थर्ड वन इज ट्रेड्स। इसके लिए जो कंप्लाइंग रिक्वायरमेंट थी दैट वाज मिनिमम 25 करोड़ ऑफ पेड अप कैपिटल एंड द काइंड ऑफ एसोसिएशन विद द बैंक। M1 एंड RXIL इन दोनों वेंचर्स में सिडबी हैज इन्वेस्टेड द मनी। ट्रेड्स इज सब्सिडरी ऑफ एक्सिस बैंक। इस प्लेटफॉर्म पे आपका कोई भी एमएसएमई किसी भी बड़े बायर को अगर सप्लाई करता है, आप अपने एमएसएमई को बोलिए कि वो इन प्लेटफॉर्म पे जाके रजिस्टर कराए, he'll be definitely find as corporate over there। और जैसे ही वो इस पे रजिस्टर कराएगा उसके कॉर्पोरेट की ऑब्लिगेशन होगी बिकॉज हिज कॉर्पोरेट इज हैविंग पेंडिंग लिमिट्स फ्रॉम द बैंक्स। जो भी इन प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल बैंक्स हैं उनको कॉर्पोरेट को, एंकर को उसका अपने वेंडर का बिल डिस्काउंट करना ही पड़ेगा। उसकी पेमेंट 45 डेज में करनी ही पड़ेगी और 45 डेज के बाद जो इंटरेस्ट बियरिंग है वो एंकर और एमएसएमई आपस में डिसाइड करेंगे दैट who will be bearing the interest, but initially interest will be borne by the corporate only. So that is the beauty of this trade system, but ultimately everything comes with some kind of limitation because as these are only catering to vendor financing, not the dealer financing, not known MSME vendor financing. Then some came into the picture, some of the fintech companies, Credex, Credible, Vayana. So these are again some of the bill discounting platform which are helping few of the corporates, but again catering to the large corporates only. आप किसी भी वेंडर को, किसी भी बायर को सप्लाई करते हैं या किसी भी बड़े बायर आपसे सामान खरीदता है कोई भी, या कोई भी ऐसा आपका सप्लायर है जो बहुत बड़ा है, तो आप इस प्लेटफॉर्म पे जाके अपने बिल्स को डिस्काउंट करा सकते हैं। And definitely traditional banks like Punjab National Bank is also doing, Bank of Baroda, Yes Bank, State Bank of India, these are also doing wonderful things. And some of the fintech companies are also taking the lead to cater those segments which are not catered at all initially by the banks or other NBFCs. For example, dealer financing, MSME dealer financing, because ultimately this gap need to be filled.
And believe me, this is one of the less risky segment. This is one of the less riskier product because ultimately end use monitoring is there. आज अगर टर्म लोन लेता है कोई भी बिजनेसमैन, उस पैसे का पता नहीं क्या होता है, ultimately everybody knows. But कहीं ना कहीं if money is routing through supply chain financing, this will definitely end use would be monitored over there. So in a way, everybody would be able to reduce their debtor days. अगर debtor days कम होंगे तो बैंक से कल को उसे कोई फैसिलिटी लेनी है उसमें भी उसे हेल्प मिलेगी. अगर कंपनी को अपनी कोई इक्विटी रेज करनी है उसके लिए अगर जो वैल्यूएशन होगी उसमें भी उसे हेल्प मिलेगी बिकॉज लोअर द डेटर रेज हायर वुड बी द वैल्यूएशन. नाउ दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स फॉर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स. कैश फ्लो बढ़ जाता है, जस्ट इन टाइम स्टॉक को फॉलो कर सकते हैं बिकॉज स्टेक होल्डर्स वुड बी हैविंग क्लैरिटी कितना सामान बिकेगा. They can minimize their working capital gap. They can increase their sale because they can onboard new dealers because credit engine में जो पैसा है वो तो बैंक या लेंडर फुलफिल कर रहा है. Now they can बायर के लिए फायदा क्या है, उस पेमेंट टर्म्स कैन बी एक्सटेंडेड. और एक जो कंसेप्ट हमने इंडिया में सुना होगा इंडिविजुअल सेगमेंट में बाय नाउ पे लेटर वाला, तो यहाँ पे अगर हम उस कंसेप्ट को अप्लाई करें अन अर्ली पे लेटर मतलब पहले कमाओ फिर चुकाओ, क्योंकि बायर के लिए तो यही हुआ ना 90 दिन का उसको टाइम मिल गया कि आप सामान बेच के कमाओ और फिर चुकाओ. के लिए इनेबलमेंट होगी तो उसका सबको फायदा होगा. एवरीबॉडी वुड बी पार्ट ऑफ दिस. सप्लायर को फायदा ये होगा लोअर डेटर विद डेज, इंक्रीज्ड वैल्यूएशन, रिड्यूस कलेक्शन डिपेंडेंसी. अब उसे अपने रिलेशनशिप मैनेजर को नहीं बोलना कि बार बार कलेक्शन करो, क्योंकि पैसा तो बायर ने बैंक का देना है ना, बैंक इनिशियली कलेक्ट करेगा. And I think this is all about this. So thank you so much. Anybody who is looking for any kind of help on this particular subject matter, I would try to help him out. हालांकि सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, everybody is knowledgeable. I am one of the junior person among all of you, but definitely would be happy to help. अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर जो मेरा फोटे का है, जो मुझे लगता है कि मैं उस पर हेल्प कर सकता हूँ, would love to help all of you. Thank you so much, and special thanks to Saresh Jain and all my management committee members, Rajesh Arora ji, Prince Bhai, Anish Bhai, for giving this opportunity to me. And special thanks to all the branch members, all the participants who are listening to me patiently. I'm ready to take the feedback and I'm ready to take your questions if any. Thank you so much. Thank you, Pankaj bhai. What a deliberation! What a deliberation it was. I hope it was a really knowledgeable webinar, and members will definitely benefit it. Thank you, Pankaj, for coming and giving your deliberation, and thank you all.